वो एक एसएसएस रैंक का रैंकर था, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। लेकिन एक दिन आसमान से कुछ अजीब और भयानक दानव आ गए। उन दानवों ने सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि पूरी धरती को विनाश का मैदान बना दिया। लोग मरते गए, सिविलाइजेशंस खत्म होती गईं और हमारा एमसी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इंसानियत को बचा नहीं पाया। आखिरकार जब सब कुछ खत्म होने वाला था, साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर एक रहस्यमयी एंटीनोड बनाया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हमारा एमसी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल तक जिंदा रह सकता था। और फिर 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 5 लाख, 8 लाख, 48 मिलियन साल। समय गुजरता गया, दुनिया बदलती गई, लेकिन हमारा एमसी गहरी नींद में बंद था। और फिर करोड़ों सालों बाद एक दिन एक इंसान जैसी दिखने वाली लड़की ने उसे जगाया। इतने लंबे समय बाद जागकर क्या हमारा एमसी फिर से इंसानियत को बचा पाएगा? क्या उसकी ताकत अब भी उतनी ही खतरनाक है, या फिर ये दुनिया अब उसके लिए बिल्कुल अजनबी बन चुकी है? ये सब जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। स्टोरी की शुरुआत में हमको बताया जाता है साल 2007 में धरती पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। अब ये एक बड़ा बर्बाद और पागल वेस्टलैंड बन चुकी है। काले बादलों को चीरते हुए एक डरावना जहाज टूटे फूटे आसमान में चल रहा है। रेडार पे नजर डालते हुए हमारा मेन कैरेक्टर रेडियो पे बोलता है कि आखिरकार उसने निशाना ढूंढ लिया। तुरंत बाद जहाज सीधा नीचे की तरफ झुकता है, जहां मैप पे निशान लगा है। नीचे का नजारा बिल्कुल दिल तोड़ने वाला है। एक शहर की तबाही दिखती है जो कभी जिंदगी से भरा था। एक बहुत बेबस सर्वाइवर बर्बादी के बीच भाग रहा है, मदद के लिए चिल्लाता हुआ। आंखों से आंसू बहाते हुए लड़का पूरे जोर से चीखता है, कोई है क्या यहाँ? अचानक एक बड़ा मस्कुलर मॉन्स्टर नीचे गिरता है, जमीन को तोड़ के उसके सामने। डर के मारे लड़का पीछे हटता है जब वो गंदा जानवर कूदने की तैयारी करता है। और बुरा ये कि एक और मॉन्स्टर पीछे से आ जाता है। लड़का जोर से निकलता है और मदद के लिए चीखता है। कहीं भागने की जगह नहीं, बेचारा जोर जोर से चिल्लाता है। एक फैमिली फोटो को सीने से लगाए, बस थोड़ी सी जिंदगी की उम्मीद चाहता है। दुनिया बर्बाद करने वाले जानवरों से घिरा हुआ अंत नजदीक लग रहा है। आंखें बंद करके सर्वाइवर आसमान से दुआ मांगता है कि कोई इन जानवरों को सजा दे। उसी पल आसमान से एक पागल तेज रोशनी का झक्कड़ नीचे आता है और जानवर को एकदम कुचल देता है। जमीन पे पड़े लड़के को एक शांत आवाज सुनाई देती है, माफी मांग रहा है कि देर हो गई। धुएं से निकलकर हमारा हीरो सामने आता है, बड़ा डंकार वाला रूप लिए हुए। सर्वाइवर पूछता है, तुम कौन हो? प्लैटिनम बाल वाला आदमी गौर से लड़के की हालत देखता है, वो खून उगल रहा है। घायल लड़का सच्ची खुशी से मुस्कुराता है और धीरे से बोलता है। मुश्किल से उंगली उठा के बर्बाद शहर की तरफ इशारा करता है। लड़का पूछता है, क्या अब हम दुनिया वापस ले लेंगे? हीरो सर हिला के हाँ बोलता है, ले लेंगे। लेकिन अफसोस, लड़का बच नहीं पाता। हीरो उससे कहता है, चैन से सो जा। आंसू पोंछते हुए प्लैटिनम हीरो बोलता है, तेरी बहादुरी के लिए शुक्रिया। तबाही के बीच खामोशी छा जाती है। हीरो दुख में सर झुकाए खड़ा रहता है। तभी रेडियो पे आवाज आती है, क्या जिन देर से पहुंच गया? चश्मा पहने साइंटिस्ट बोलता है, शायद ये इलाके का आखिरी सर्वाइवर था, सच एक्सेप्ट कर लो। हीरो चुपचाप सुनता है, हाल को समझता है। सीधा डॉक्टर बोलता है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। प्लैनेट के बहुत ज्यादा गंदे होने से पैदा हुए ये म्यूटेंट जानवर पूरी दुनिया पे छा गए। इन्हें करप्टर्स कहते हैं। ये नया ग्लोबल संकट बन गए। इनका चमत्कारी ठीक होने का पावर था, न्यूक्लियर बॉम्ब भी इन पे काम नहीं किए। जोर से गरजता हुआ एक बड़ा जानवर दिखाता है कि इंसानों के सारे हथियार बेकार हैं। फिर भी लोग हारे नहीं। कई अजीब तजुर्बे करने के बाद लड़ने का तरीका ढूंढा, लेकिन डॉक्टर सच बोलता है, अब बचाने के लिए कौन बचा है? बहुत देर हो चुकी, कोई सिविलियन नहीं बचा। फिर भी कोट वाला योद्धा अपनी बात पे अड़ा रहता है, अब भी कुछ कीमती चीज है यहाँ। बर्बादी में चलते साइंटिस्ट शक करता है कि कोई नहीं बचा। हीरो मान लेता है, नारंगी आसमान की तरफ देख के बोलता है, उम्मीद दूर भविष्य में है। डॉक्टर के बनाए नैनो मशीन्स जो माहौल को ठीक करते हैं वो दिखाता है। मरे हुए जानवर के हाथ में चमकता हरा कोर दिखाता है। टेक्नोलॉजी की ताकत साफ दिखती है, जानवर का ठीक होना रोकती है और प्लैनेट को जल्दी ठीक करती है। हीरो बोलता है, एक दिन धरती फिर सुंदर बनेगी। डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ये तो परी कथा जैसा लगता है, लेकिन शायद सभ्यता फिर से खिले। पीठ मोड़ के हीरो बोलता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। इस छोटी सी उम्मीद पे सब कुछ दांव पे लगा देता है। अंडरग्राउंड लैब के कॉरिडोर में घुस के सोचता है कि उसकी ताकत भविष्य में जरूरी होगी। हाईटेक पॉड में लेट के लंबा सोने की तैयारी करता है। साइंटिस्ट पैनल पे काम करता है। सोच में डूबा डॉक्टर बोलता है, इस अंदाज पे भरोसा करना शायद कल को बचा ले। कांच पे बटन दबाते हुए बोलता है, ये मौका आगे भेजना सब कुछ के लायक है।
तुरंत क्रायो स्लीप शुरू होता है। साल 0 से शुरू होते हैं एक जानवरों भरी दुनिया में। साल तेजी से गुजरते हैं। स्पेस से देखो तो प्लैनेट लाल ही रहता है। हजारों साल बाद बड़े जानवरों के लाशें सूख के सूखे जमीन पे पड़े रहते हैं। लाखों साल पे पहुंचते ही नीला और हरा रंग दिखाई देने लगता है। घाव भर रहे हैं। धीरे धीरे पुराने जानवर फॉसिल बन जाते हैं, नया माहौल बनाते हैं। 1 लाख साल के करीब सब कुछ हरियाली से ढक जाता है। खोपड़ी पे घास उगाती है। 3 लाख साल पे समुद्र फिर साफ पानी और सफेद रेत वाले हो जाते हैं। 100 करोड़ साल पार करते हुए धरती बिल्कुल नई दिखती है। नॉर्मल जानवर जैसे खुश खरगोश नई घास पे दौड़ रहे हैं। आखिरकार 1 बिलियन साल पे पहुंचता है। एक्सेस की कंफर्म होती है। मशीन हीरो को जगाती है। नए युग में सीन बदलता है। तेजी से दौड़ती लड़की ठंडे पसीने में भीगी हुई है। पीछे एक काला भेड़िया चमकती आंखों वाले 3 कान वाले बच्चों का शिकार कर रहा है। बिल्कुल बेबस लड़का पूछता है, क्या वो सुरक्षित जगह सच में है? लड़की कसम खा के बोलती है। ग्रुप को ले जाते हुए चेतावनी देती है, अगर नहीं मिली तो समझो मॉन्स्टर छो। जिंदगी बचाने के लिए दौड़ती लड़की पीछे नहीं मुड़ती। दिमाग में बार बार बोलती है, वो गार्डियन गॉड उसी जगह पे होगा। पत्थर के कॉरिडोर से गुजरते हुए बच्चे चमकते बंद कमरे में पहुंचते हैं। ऊपर देख के तीनों के होश उड़ जाते हैं। बड़े लोहे के दरवाजे के सामने लड़का रो पड़ता है, ये तो बंद रास्ता है। लड़की बिल्कुल ठिठक जाती है। उम्मीद खत्म। लार टपकता हुआ भेड़िया जोर से गरजता है। बच्चे पूरा डर के मारे चिल्लाते हैं। दीवार से लग के लड़की हाथ जोड़ती है, कांप रही है। आंसुओं की नदी बहाते हुए दुआ मांगती है, गार्डियन गॉड बचा लो। अचानक अंधेरे में डिजिटल पैनल जल उठता है। अंडरस्टूड लिखा आता है। एक जोर का धमाका होता है। दरवाजा फट के खुल जाता है। तेज रोशनी भेड़िए के मुंह पे पड़ती है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं। धूल बैठने के बाद लड़की बोलती है, लेजेंड पे विश्वास करना सही था। तभी भारी कदमों की आवाज आती है। सफेद धुएं से नंगा पैर वाला आदमी निकल आता है। अपना रिप्ड बदन दिखाते हुए हमारा हीरो जागता है, भविष्य पे भरोसा करके। प्लैटिनम बाल वाला आदमी टेक पैनल खोलता है। पुराने कपड़े देख के खुश होता है। बेस के कंप्यूटर पे बैठ के सोचता है, कितने साल सोया था। ज्यादातर डेटा खराब है, लेकिन बेस अब भी ठीक है। ये चमत्कार है। जमीन पे पड़ी सिरिंज से समझ आता है कि नैनो मशीन्स ने सब कुछ बचा लिया। प्लैनेट की हाल जानने के लिए साइंटिस्ट का मैसेज क्यूब देखता है, लेकिन पहले बच्चों की तरफ मुड़ता है। उनकी कहानी सुनना चाहता है और माफी मांगता है कि उसने कपड़े नहीं पहने थे। बच्चे पूरे शौक में खड़े रहते हैं। ये आदमी इतने साल बिना कपड़े के सोया था। जल्दी से हीरो अपना ब्लैक ओवरकोट पहन लेता है, बोलता है कितना अच्छा लग रहा है। फिर शेल्टर के बड़े स्टील दरवाजे खुलते हैं। धूप सामने आती है। दरवाजे से निकल के ग्रुप एक बिल्कुल अलग दुनिया देखता है। अनटच्ड हरियाली के सामने प्लैटिनम बाल वाला आदमी धरती को लाखों साल बाद देख के हैरान होता है। लड़की इंप्रेस होके बोलती है, तुम सच में गार्डियन गॉड हो, सब कुछ बदल गया है। रास्ता दिखाते हुए लड़की बोलती है, चलो। जंगल के रास्ते से ग्रुप को ले चलती है। उनके बिल्कुल पीछे योद्धा अपने छोटे सहायकों को बहुत गौर से देख रहा है। हैरान होकर वो समझ जाता है कि इंसानों का जिंदा रहना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि इंसानियत तो खत्म हो चुकी थी। लॉजिक से ये नतीजा निकल आता है कि ये पानियां समय के साथ विकसित हुए हैं। जानवरों जैसी लक्षणा पाकर इस नई जाति के जीव विज्ञान को हवा में मौजूद नैनो मशीन्स ने बदल दिया था। पुरानी भाषा बोलना इसका सबसे बढ़िया सबूत है। फिर हमारा मुख्य पात्र याद आता है कि उसने तो अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया। सीधे मुड़ के वो उन्हें कहता है, मुझे बस जिन बुलाओ। नेतृत्व करने वाली लड़की अपना नाम बताती है, हकामा। उत्साहित होकर दूसरे 2 बच्चे जल्दी से कहते हैं, हमारा नाम डैम्पू और चंडी है। बात को छेड़ते हुए जिन पूछता है, तुम बच्चों को मुझसे क्या चाहिए? लड़की कहती है, हमारा लक्ष्य करीब है। हीरो की तरफ देखकर लड़की वांछना करती है कि वो करप्टर्स को हरा दे। ये नाम सुनते ही प्लैटिनम बाल वाले हीरो के कान खड़े हो जाते हैं। अचानक बिल्ली कान वाले लड़के की आंखें डर से फैल जाती हैं। दूर एक पूरा गांव आग में झुलसता है, काले धुएं से ढका हुआ। बेबस होकर लड़के भाग पड़ते हैं आग की तरफ, माँ बाप के नाम चिल्लाते हुए। गंभीर चेहरे से जिन गांव की बर्बादी को चुपचाप देखता है। दरवाजे पे लकड़ी की बांधे सिर्फ जलते लकड़ों और राख बन चुकी हैं। लकड़ी के घर के करीब हीरो देखता है कि ये पुराने रक्षा के उपाय कितने नाजुक थे। बर्बाद नजारे के बीच चलते हुए उसे तुरंत समझ आता है कि इन लोगों की तकनीक बहुत सादा है। अचानक दूसरा जोड़ा ठिठक जाता है सड़क के बीच एक भयंकर नजारे को देखकर। उनके सामने ही एक अजीब जानवर एक बूढ़ी औरत को खाने की कोशिश कर रहा है, जो अपनी पोती को भागने को चिल्लाती है। पूरी ताकत से बूढ़ी औरत जानवर के दांत वाले मुंह को एक लंबे डांडे से रोक रही है। बर्फ जैसा ठंडा होकर हमारा मुख्य पात्र जानवर को पहचान लेता है, खतरे की पुष्टि करता है। समानता से हैरान होकर वो सोचता है, क्या पुराने समय के जानवर नए युग में भी वैसे ही हैं? भागने के आदेश को अनुरोध करते हुए लड़की अपनी दादी को बचाने की कसम खाती है और चमकती जादू को जागा लेती है, जो जिन का ध्यान खींच लेती है। समय बर्बाद ना करते हुए प्लैटिनम बाल वाला आदमी जानवर पे टूट पड़ता है, कहता है, मैं एक सिद्धांत की पुष्टि करूंगा। बिजली जैसी तेजी से जिन जानवर के पेट पे विस्फोटक मुक्का मारता है। असर के बाद जानवर अपना शिकार छोड़ देता है और योद्धा अपनी स्थिति ले लेता है। शांत रूप से थोड़ा जगह मांगता है। बनाए गए मौके से लड़की अपनी चमकदार दांड में सारी जादू जमा करती है, वापस हमला करने को तैयार
तैयार। झट से हथियार की नोक पे बहुत गर्म और एकाग्र नारंगी ऊर्जा इकट्ठी होती है। पल भर में वो एक बड़ा आग का गोला अभी जानवर के मुंह पे छोड़ देती है। हमला बिल्कुल सही जगह लगता है। एक भयंकर धमाका होता है जो दुश्मन के मुंह को जला देता है। जलते लाश को देखते हुए जिन नतीजा निकालता है, जानवर का पुनर्जन्म नैनो मशीन्स की वजह से रुक गया। फिर एक सवाल उसके दिमाग में आता है, क्या लड़की ने ये ताकत सीधे हवा से खींची? पुरानी यादों से साफ है कि सिर्फ पूरी मेल खाती इंसान ही इस तकनीक को नियंत्रित कर सकते थे। उत्सुक होकर हीरो बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ता है, पूछता है क्या गांव में सब आग उगल सकते हैं? औरत तुरंत कहती है नहीं। इस उपादान को दैवी शक्ति कहते हुए औरत समझाती है कि वहाँ सिर्फ 4 लोगों के पास है। मुख्य पात्र के सिद्धांत की पुष्टि करती है। तभी पोती चिंता से दौड़ कर आती है, गाँव वालों के बारे में पूछती है और सुनती है कि सबको सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। खुशी के बावजूद बूढ़ी औरत उन्हें डांटती है, पूछती है युवा लोगों ने अपनी जान क्यों दांव पे लगा दी। पूरी बेउम्मीदी से माताजी कराह लेती हैं, गांव का पक्का अंत घोषित करती हैं। उसी वक्त एक गंदा आवाज आती है। जानवर की जली लाश से सबका ध्यान भटकता है। राख से एक रांगने वाला किरमिला निकल आता है, साबित करता है कि पहला अभी जानवर सिर्फ एक नवजात था। धुएं के पीछे से असली बड़ा सरदार निकलता है, गांव पे भीड़ लाने को तैयार। अचानक एक भाला हाथ में लिए योद्धा पहुंचता है, माताजी को हिम्मत ना हारने को कहते हुए। नए आने वाले का नाम सीरियस है। वो मधुर मुस्कान से वादा करता है कि जानवर को अकेला ही टुकड़े टुकड़े कर देगा, पसीना भी नहीं आएगा। छोटा लड़का नागरिकों के बारे में पूछता है और नए आने वाले कहते हैं मैंने सबको मुख्य जगह भेज दिया। खुश होकर नेतृत्व करने वाली अपने पिता से मिलती है जो डर के मारे बेटी को हर तरफ ढूंढ रहा था। जब वो बंद दरवाजे तोड़ने का इजहार करती है, पिता डर से पागल हो जाता है। अपने आप को साबित करने के लिए लड़की प्लैटिनम बाल वाले आदमी की तरफ इशारा करती है, कहती है मैंने परंपराओं से रक्षक देवता को लाया है सबको बचाने के लिए। अविश्वास से बूढ़ी औरत अजनबी को सर से पांव तक नापती है, मान नहीं पाती। बिल्कुल मजाकिया लहजे में भाला हाथ वाला सीरियस हंस पड़ता है, कहता है जिन देवता जैसा नहीं दिखता। परेशान होकर वो लड़की को कहता है इस संकट में मजाक बंद करो। बेध्याने में दिखावा करने वाला हमारे हीरो को नीच जाति कहता है। ये ताना प्लैटिनम बाल वाले आदमी का ध्यान खींच लेता है। हमारे मुख्य पात्र का बचाव करने की कोशिश में भाला हाथ वाला छोटा भाई आगे बढ़ता है, लेकिन बुरी तरह डांट पड़ती है। उंगली उठाकर योद्धा के मुंह पे करते हुए सख्त आदमी गोल कानों की तरफ इशारा करता है, नए आने वाले की कमजोरी घोषित करता है। लेकिन बच्चे पीछे नहीं हटते, चिल्लाते हैं कि अजनबी ने अभी करप्टर को बर्बाद किया था। प्रभावित न होकर बखील अपनी शान बताता है, किरमिले को मारना असली योद्धा के लिए कोई बात नहीं। गहरी सांस लेते हुए असली बचाने वाला सबको चुप होने और 1 मिनट सुनने को कहता है। लेकिन गर्व अंधकार करने वाला भाला उठा लेता है, कहता है ये गांव का मामला है, नए आने वाले को निकल जाओ। पीठ मोड़ते हुए वो आखिरी चेतावनी देता है कि जिन अपनी नाक ना घुसाए जहां उसका काम नहीं है। फिर भी पिता ये पागलपन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन योद्धा जिद करता है कि वो बड़े जानवर से सामने लड़ेगा। अपने अहंकार की चोटी पे मुस्कुराते हुए ये दीवाना सबको कहता है वहां छिप जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। गुस्से में दादी योद्धा को बेवकूफ कहती है, अगर भाग जाता तो कम से कम जिंदा रहता। चुप। हमारा मुख्य पात्र ये निराश दृश्य देखता रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सीधे प्लैटिनम बाल वाले आदमी को देखकर माताजी बच्चों को सुरक्षित आश्रय तक पहुंचाने की वंचना करती है, लेकिन लड़की तुरंत इनकार करती है। भाला हाथ वाले के साथ अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला करती है। चेहरा न बदलते हुए जिन बूढ़ी औरत की मांग को सख्त रूप से ठुकरा देता है। गर्व से भरी युवा नेतृत्व करने वाली छाती फुला लेती है, मैं गाँव के लिए लड़ूंगी। मजबूत कदम से हीरो चेतावनी देता है, मैं कभी किसी को नीच जाति ना कहने दूंगा। दूर कहीं एक विशाल दानव जोर से गरजता है, जैसे तबाही की शुरुआत का ऐलान कर रहा हो। भारी कदमों के साथ वो विशाल प्राणी आगे बढ़ता है, अपने रास्ते में आने वाले पूरे जंगल को तबाह करता हुआ। तभी सीरियस पूरे घमंड और अंदाज के साथ उस दानव का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अपने आप पर बहुत गर्व करते हुए वो घोषणा करता है कि वो अपने कंधों पर पूरे देश का बोझ उठाकर एक पवित्र योद्धा बनेगा। जैसे ही दानव हमला करने को तैयार होता है, योद्धा अपना भाला तैयार करता है जो तेज बिजली की शक्ति से भरा हुआ होता है। बहुत ऊंची छलांग लगाते हुए नया योद्धा चिल्लाता है कि वो इस घिनौने प्राणी को बिना किसी की मदद के गिरा देगा। लेकिन घिनौना प्राणी बस अपना विशाल मुंह खोलता है, जैसे उसे पूरा निगल जाना चाहता हो। अचानक गंदे पानी से कई लंबे चिपचिपे बाजू निकलते हैं और भाले वाले योद्धा को पूरी तरह चोक कर देते हैं। अचानक जमीन से छोटे कीड़े निकलने लगते हैं और नए आए योद्धा की पूरी योजना को बर्बाद कर देते हैं। घबराकर योद्धा अपना बिजली वाला भाला हर तरफ घुमाता है और चिल्लाता है कि सब उसके रास्ते से हट जाएं। अपना ध्यान उस विशाल मुख्य दुश्मन पर केंद्रित करते हुए वो कसम खाता है कि एक ही भयानक वार में इस लड़ाई को समाप्त कर देगा। पूरे शरीर की शक्ति से आगे बढ़ते हुए वो अपने हथियार की नोक सीधा दुश्मन के चेहरे में घुसा देता है। जमा की गई सारी ऊर्जा एक ही पल में फूट पड़ती है और वहां एक भयानक बिजली का विस्फोट होता है। उसे लगता है कि वो जीत गया है और हवा में ही विजयी मुस्कान दिखाता है। लेकिन विशाल दानव जोर से गरजता है, जैसे उसे हल्का सा भी दर्द महसूस न हुआ हो।
भाला पकड़ने वाला योद्धा जमीन पर गिरता है, पूरी तरह निराश। इससे भी बुरी बात यह होती है कि दानव के चेहरे पर बना गहरा घाव कुछ ही पलों में तुरंत भर जाता है। नया योद्धा डरा हुआ समझ जाता है कि दुश्मन की अजीब पुनर्जन्म शक्ति को उसने बहुत देर से समझा। तुरंत एक भारी पूंछ हवा को चीरती हुई उस लड़के के सिर की तरफ गिरती है। भाला पकड़ने वाला योद्धा डर के मारे जम जाता है और बचने की कोशिश भी नहीं कर पाता। उसे लगता है अब उसका अंत निश्चित है। बस पल भर में जिन वहां प्रकट होता है और छोटे यंत्रों से बनी एक सुरक्षा ढाल बना देता है। वो थोड़ी व्यंग भरी आवाज में पूछता है कि क्या उस लड़के का छोटा सा तमाशा खत्म हो गया। चकित और हिला हुआ सीरियस हकलाकर मुश्किल से बोल पाता है जब वो उस अनजान व्यक्ति को नायक की तरह खड़ा देखता है। बीच में दखल अंदाजी से गुस्से में आया दानव फिर से हमला करता है, दोनों घुसपैठियों को कुचल देना चाहता है। लेकिन हमारा नायक आराम से पीछे फिसलकर खतरनाक झपटे से बच जाता है, जैसे उसे जरा भी मेहनत ना लग रही हो। अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए वो उस विशाल प्राणी के लिए सही प्रतिक्रमण हमले की तैयारी करता है। अचानक जमीन से एक विशाल ऊर्जा की किरण फूट पड़ती है और नीचे से सीधा दानव के पेट को चीरती हुई ऊपर तक निकल जाती है। दानव दर्द से चीखता है और दूर खड़े सैनिक अपने नेता को पुकारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जल्द ही वे सब युद्ध भूमि की तरफ बढ़ते हैं और छोटी नदी को पार करते हैं। दूर खड़े लड़के के पिता और वृद्ध महिला इस अद्भुत शक्ति को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। वृद्ध महिला धीमी आवाज में पूछती है कि अभी उनके सामने आखिर हुआ क्या है। वो हैरानी से देखती है कि दानव का विशाल शरीर सिर्फ एक हाथ से जमीन से उठा लिया गया है। दानव का बोझ महसूस करते हुए जिन सीरियस से कहता है कि दूर बैठने से पहले पीछे हट जाए। वो भाले वाले योद्धा को गर्दन से पकड़कर तुरंत खतरे के क्षेत्र से बाहर ले आता है। उनके पीछे दानव वापस पानी में गिरता है और भयानक कंपन पैदा करता है। हमारा नायक हल्की छलांग लगाकर सुरक्षित जगह पर उतरता है और बेहोश सैनिक को जमीन पर छोड़ देता है। गीली मिट्टी पर पड़ा सीरियस अपने रक्षक को घूरता है और पूछता है कि वो असल में कौन है। सीधे शब्दों में जिन समझाता है कि इन प्राणियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना बेकार है, क्योंकि इनकी तुरंत भरने की शक्ति बहुत तेज है। चमकते घाव पर उंगली रखते हुए वो बताता है कि इनकी पुनर्जन्म शक्ति को रोकना ही जीत की असली कुंजी है। तब जाकर सीरियस को समझ आता है कि जिसे वे लोग अपनी पवित्र शक्ति कहते थे, असल में वो छोटे यंत्रों की शुद्ध शक्ति है। अपने बिजली वाले हमले को दोबारा सोचकर सीरियस समझ जाता है कि उसका वार इतना गहरा नहीं था कि दानव की भरने वाली प्रणाली को रोक सके। डरा हुआ योद्धा पूछता है कि क्या जिन वही रक्षक देवता है जिसे उनके लोग पूछते हैं। दुश्मन की तरफ देखते हुए जिन शांत आवाज में कहता है कि उसे याद नहीं कि वो कभी देवता बना हो, लेकिन उसके पास एक संदेश जरूर है। वो सीरियस को उसकी ही बात याद दिलाता है जो उसने गांव की समस्या के बारे में घमंड से कही थी। शर्मिंदा सीरियस कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन असली नायक उसे तुरंत चुप करा देता है। विशाल दानव की तरफ देखते हुए योद्धा साफ शब्दों में कहता है कि अब ये पूरी मुसीबत सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। गुस्से से भरा दानव फिर से उठता है और पानी हर तरफ उछाल देता है, दूसरी लड़ाई के लिए तैयार। तुरंत कई खतरनाक लंबे बाजू दूर से हमला करते हुए हमारे नायक को भिड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत शांत रहकर जिन कहता है कि युद्ध का पहला कदम शिकार की चाल को रोकना होता है। अद्भुत फुर्ती के साथ वो इन तीखे हमलों को रोकता और बचता जाता है। एक तेजी भरी चाल में वो दानव के एक पंजे को पकड़ लेता है और तुरंत उस पूरे घिनौने बाजू को जमाकर स्थिर कर देता है। पहली बार सीरियस को समझ आता है कि ये सारे डरावने प्राणी असल में प्राचीन सभ्यता की मूर्खता से पैदा हुए थे। अपने दाहिने हाथ में अपार शक्ति जमा करते हुए सफेद बालों वाला आदमी उस विशाल दानव के लिए अंतिम वार की तैयारी करता है। चेहरे पर गुस्से लिए वो कहता है कि इस सब के लिए कुछ हद तक वो खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो भी उसी युग में जीता था जब धरती का विनाश हुआ था। तेज बिजली जैसी ऊर्जा से घिरा हुआ हमारा नायक घोषणा करता है कि इस हजारों साल पुरानी मुसीबत को सिर्फ वही ठीक कर सकता है। अनजान आदमी की बातों में पूरी तरह उलझा हुआ सैनिक पूछता है कि क्या वो सच में इसे संभाल सकता है। जवाब में उसे सिर्फ एक विश्वास भरा हाँ मिलता है। पुरानी यादें दिखाती हैं कि जिन अनेक प्रयोगों और सैनिक दुर्घटनाओं का निर्मम परिणाम है। दृश्यों में पुरानी मानव जाति की अंधकार और खूनी कहानी दिखती है, जब सेनाएं पूरी धरती पर अपना राज जमाने के लिए हमला कर रही थीं। अजीब प्रयोगशाला परीक्षण बताते हैं कि अधिक शक्ति की अंधी तलाश में वैज्ञानिकों ने कितनी भयानक सीमाओं को पार कर दिया था। नीली ऊर्जा से भरा हुआ योद्धा खुद को प्राचीन युग में बना हुआ अंतिम और सर्वश्रेष्ठ मानव हथियार बताता है। अचानक एक भयानक हमले में उसके हाथों से एक विनाशकारी ऊर्जा की किरण निकलती है, जो जमीन से आसमान तक पूरे दृश्य को चीर देती है। विनाशकारी रोशनी में घिरा विशाल दानव बस एक परछाई बनकर रह जाता है और चीखता हुआ धीरे धीरे पिघलने लगता है। पूरा जलकर काला हुआ उसका शरीर हवा में ही बिखर जाता है, इतना कि उसकी कहानी बताने के लिए धूल का एक कण भी नहीं बचता। तुरंत एक विशाल ऊर्जा का स्तंभ चारों तरफ चमक उठता है, जो नायक की निर्दोष जीत का ऐलान करता है। दूर गांव के सब लोग इस रोशनी को देखकर हैरान रह जाते हैं, जैसे उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी।
उम्मीद से भरा छोटा हकामा पहली बार खुशी और राहत से सच्ची मुस्कान देता है। बादलों को चीरती हुई वो रोशनी अंतरिक्ष तक पहुंचती है, जो एक ही हमले की पागलपन भरी शक्ति को दिखाती है। जमीन पर वापस सिर्फ गर्म पानी से उठती भाप रह जाती है, जो हार चुके दुश्मन का अंतिम निशान बन जाती है। हक्का बक्का सीरियस इस भयानक शक्ति और तकनीक के प्रदर्शन को देखकर पलक तक नहीं झपक पाता। हवा की तरफ पीठ करके खड़ा नायक शांत नजर से दूर के आसमान को देखता है और धरती के बचे हुए अंतिम हिस्सों को बचाने का वादा करता है। दूर कहीं एक रहस्यमयी आदमी निष्कर्ष निकालता है कि इतनी तबाही सिर्फ किसी वैज्ञानिक हथियार का काम हो सकती है। झाड़ियों में छिपा जासूस पानी के पास बने प्रभाव स्थल का ध्यान से अध्ययन करता है। संचार यंत्र पर वो सैनिक केंद्र को बताता है कि वो कोडामा गांव के पास घुसपैठियों की जांच करने आया था। पूरी तरह शौक में जासूस हकलाकर बताता है कि उसने एक ऐसी रोशनी देखी जो राज्य के शाही योद्धाओं के नेता से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। दूसरी तरफ चश्मा पहने कार्यकर्ता ये सुनकर पूरी तरह घबरा जाता है। तेज घबराहट में वो महिला तुरंत आदेश देती है कि सब लोग बिजली की रफ्तार से राजधानी वापस लौट आएं। दूर कहीं हमारा नायक एक पुराने वैद्य का रोशनी से बना चित्र देखता है। वो महिला हंसी के साथ कहती है कि शायद अब तक वो मर चुकी होगी। सच्ची मुस्कान के साथ वो स्वीकार करती है कि वो हमेशा एक नाटकीय अलविदा बोलना चाहती थी। समय बर्बाद किए बिना वो तुरंत मुद्दा बदलकर पूछती है कि क्या पर्यावरण ठीक हो गया है और क्या दुनिया फिर से हरी भरी हो गई है। लेकिन गंभीर स्वर में वो तुरंत उसकी उम्मीद पर ठंडा पानी डाल देती है और एक बहुत बड़ी समस्या का खुलासा करती है। सीधी बात में संदेश बताता है कि सिर्फ प्रकृति को साफ कर देना ही सब दूषित प्राणियों को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। चमकती हुई रोशनी के पट पर ध्यान लगाए सफेद बालों वाला आदमी खामोशी से उस चेतावनी को सुनता है। संदेश में उसकी साथी बताती है कि लगभग 1000 साल बाद जब योद्धा गहरी निद्रा में गया था, तब उसने दुनिया की स्थिति पर नजर रखना शुरू किया। वो खुद भी उसी तरह गहरी निद्रा का उपयोग करती थीं और समय समय पर जागकर स्थिति देखती थीं। जब पर्यावरण का सुधार तेजी से बढ़ने लगा तो उपग्रह ने सच में दानवों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दिखाई। लेकिन आकाश से देखने वाले यंत्र ने जंगल में घूमती एक भयानक बात पर ध्यान दिया। धरती के बदलते रूप के साथ साथ रोग भी अजीब रूप से बदल गया था। एक अजीब मानव जैसा रूप लेकर नया बदला हुआ प्राणी पहले के विशाल दानवों से भी ज्यादा खतरनाक था। इस नए रूप की पुष्टि करते हुए वैज्ञानिक अफसोस जताती है कि ये नए प्राणी दोबारा जन्म लेने वाली मानव जाति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेंगे। कुछ ही उपायों के साथ उसने नए जीवित जातियों के जीवन सूत्र में बदलाव किया और उन्हें ऐसे आनुवंशिक औजार दिए जिससे वे इन प्राणियों का सामना कर सकें। इस बड़े कदम के अलावा प्रणाली ने हमारे नायक के लिए भी एक विशेष सुधार तैयार किया था। इस उपहार को देखकर उत्सुक हमारा नायक हवा में तैरते छोटे घन को पकड़ लेता है। इस नई शक्ति को समझने की कोशिश में वो एक सुई जैसा यंत्र हाथ में उठाता है। महिला के अनुसार उसे बस चमकती हुई तरल पदार्थ को अपने शरीर में डालना था और अनेक छोटे यंत्र उसे सब कुछ सिखा देंगे। नायक के शरीर की बिल्कुल सही अनुकूलता की वजह से ये बदलाव तुरंत सक्रिय हो जाता है और एक दिव्य तकनीक का कार्य शुरू हो जाता है। अपने हाथों को देखते हुए सफेद बालों वाला आदमी महसूस करता है कि उसकी नसों में अजीब ऊर्जा दौड़ रही है। पल भर में घनी रोशनी उसकी हथेली के बीच से हवा में एक तेज चाकू का रूप ले लेती है। बहुत संतुष्ट होकर योद्धा समझ जाता है कि हवा में मौजूद छोटे यंत्रों को नियंत्रित करके तेज धार वाली वस्तु बनाना कितना आसान और उपयोगी है। दोबारा रोशनी वाले संदेश पर लौटकर उसकी साथी बताती है कि उसने ऐसी कई शक्ति बढ़ाने वाली चीजें पूरी दुनिया के अलग अलग शरण स्थल में छुपा दी थीं, ताकि कोई एक झुंड के बदले हुए प्राणी सब सुधार को एक साथ बर्बाद न कर सके। उसकी योजना थी कि इन गुप्त स्थल को पूरे नक्शे पर अलग अलग जगह फैला दिया जाए। थोड़ी उदास आवाज में पुरानी दोस्त स्वीकार करती है कि असली सोच ये थी कि जिनको दुनिया भर घूमना पड़े और वो जिंदगी को पूरी तरह से जी सके। एक दृश्य की तरफ इशारा करते हुए वो मानती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता समाज कैसे बढ़ गया। खतरों का डर होने के बावजूद भी उस वैज्ञानिक का दिल नई सभ्यता की संभावनाओं पर भरोसा रखता था। अगर पुराने युग के नरक जैसी दुनिया से तुलना की जाए तो आज का समय तो धरती पर स्वर्ग जैसा लग रहा था। दूर तक फैला दृश्य दिखाता है कि घोड़े और गाड़ियां बड़े बड़े पुल पर से गुजरती हैं और उनके ऊपर एक शांत चमकता सूरज है। राजधानी के दृश्य में बड़े बड़े चौराहे और मजबूत इमारतें नजर आती हैं। भीड़ भरी ग्रंथालयों के अंदर युवा शांति से पढ़ाई कर रहे हैं और संरक्षित ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। खुशी से भरी डॉक्टर दिल से गुजारिश करती है कि सिपाही कम लड़े और इस नई धरती के हर दिन का आनंद लें। दुर्भाग्य से संदेश का संकेत कम होने लगता है और रोशनी का चित्र टूटने लगता है।
जब वो हमेशा के लिए अलविदा कहती है। पूरी तरह से गायब होने से पहले वो एक आखिरी विनती करती है कि लड़का इस कहानी को अंत तक जरूर देखे। भारी दिल के साथ हमारा नायक उस सन्नाटे का सामना करता है जो संदेश के खत्म होने के बाद रह गया था। अपने कर्तव्य का बोझ महसूस करते हुए युवा आदमी मान लेता है कि अब उसे पूरी धरती का बोझ अपने कंधों पर उठाना होगा। यंत्र को अपने काले कपड़े में रखकर वो हल्का सा इशारा करता है उन बच्चों को जो उसे पुकारते हुए आ रहे थे और उसे रक्षक देवता बुला रहे थे। बहुत उत्साहित बच्चे बताते हैं कि पूरा झुंड रात भर जंगल में अपने रक्षक को ढूंढ रहा था। बच्चे उसका कपड़ा पकड़कर उसे खींचने लगते हैं और मांग करते हैं कि वो उनके आधिकारिक उत्सव में जरूर आए। अचानक सफेद बालों वाला आदमी रुक जाता है। उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर टिक जाती है जो पास ही लटक रही होती है। हकामा के गले में लटका एक पुराना हार उसका ध्यान खींच लेता है, जो देखने में किसी आधुनिक प्रयोगशाला की चाबी जैसा लग रहा था। उत्सुक होकर वो सीधा बच्ची से पूछता है कि उसे ये उच्च स्तर का तकनीकी उपकरण कहाँ से मिला। गर्व से भरी लड़की बताती है कि ये गहना एक पुरानी कहानी के नायक ने दिया था और उसके परिवार की हर पीढ़ी को एक ताबीज की तरह दिया जाता रहा है। इसके बाद लड़की एक लोक कहानी सुनाती है जिसमें कहा गया है कि पवित्र पत्थर अंधकार समय में देवता की रक्षा को बुलाता है। तेजी से बात समझते हुए आदमी सब बातें जोड़ लेता है और समझ जाता है कि बच्चों ने शरण स्थल का दरवाजा कैसे खोला था। धीरे से वो अपने अतीत का धन्यवाद करता है। वापस धुएं से घिरे गांव में दृश्य अब एक बड़े जश्न में बदल चुका था। बीच में एक बड़ा आग का ढेर जल रहा था और चारों तरफ लोग खुशी मना रहे थे। भर भर कर रखी थालियों और भारी प्यालों के बीच गांव वाले जोर जोर से चिल्लाकर नायक को उत्सव में बुला रहे थे। दूर से घमंडी भाला धारण करने वाला सीरियस उस जीती जागती कहानी को देख रहा था जो खुश लोगों के बीच आ रहा था। गांव के कुछ लोग अजीब अफवाहें सुनकर उस अजनबी पर शक कर रहे थे और उसकी जाति देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि काले कपड़े पहने पतला सा आदमी इतने बड़े दानव को हरा सकता है। अचानक जब वो आदमी उनके पास से गुजरता है तो सब लोग ठंडे पसीने में खड़े हो जाते हैं। बेइज्जती से गुस्से में जोर से चिल्लाता है और कहता है कि सब लोग भाग गए थे, इसीलिए किसी ने उस दिव्य विनाश को अपनी आंखों से नहीं देखा। एक पल में उसका कठोर रूप गायब हो जाता है और वो एक बड़े प्रशंसक की तरह नायक की महिमा में खो जाता है। शोर शराबे से दूर हमारा नायक शांत कदमों से झुंड के नेता और गुस्सैल वाली बुढ़िया की तरफ बढ़ता है। गहरा झुककर लड़की के पिता उस अजनबी के प्रति सदा के लिए कर्जमंद होने का ऐलान करते हैं। सच्ची भावना से वो मान लेते हैं कि अगर वो चमत्कार ना होता तो उनके लोग मिट जाते और वो उस वीरता का दाम चुकाने को तैयार हैं। बिल्कुल शांत रहकर जिन हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है कि उसे सोना या सामान जैसी चीजों की जरूरत नहीं। नेता की तैयारी का फायदा उठाते हुए वो अपनी शर्त रखता है और कहता है कि उसे सिर्फ इस दुनिया की राजनीति और समाज के बारे में गहरी जानकारी चाहिए। इस अनोखी मांग पर लड़की के पिता हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसे सभ्यता की स्थिति का सार क्यों चाहिए। तेज दिमाग वाली बुढ़िया तुरंत जवाब देती है और सीधा रास्ता दिखाते हुए कहती है कि क्रोमोसिया की राजधानी ही सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है। हमारे नायक के मन में तुरंत एक विशाल किला चमक उठता है, क्योंकि उसे पता है कि सब व्यापार मार्ग उस अमीर राज्य तक जाते हैं। गर्व से बुढ़िया बताती है कि कोडामा के व्यापारी वहां के अमीरों को महंगा रेशम बेचने जाते हैं। रास्ते में डकैतों का खतरा बताते हुए वो कहती है कि सफर मुश्किल है, लेकिन अगर कोई दूषित प्राणी होता तो हंसी में पार कर लेता। एक अजीब पुल बनाते हुए वो अपनी ही पोती को इस सौदे में जोड़ देती है। वो लड़की को बड़े शहर तक पहुंचने के लिए जीवित दिशा सूचक बना देती है। लड़की की छोटी सी जादुई शक्ति देखकर बुढ़िया कहती है कि उसकी इच्छा है कि बच्ची को बड़े शहर की सैन्य विद्यालय में दाखिला मिले। अगली सुबह सूरज नीचे बादलों को चीरकर नई बनी घाटी पर गर्म रोशनी फैला देता है। बाहर सफेद बालों वाला रक्षक अपने हाथ ऊपर उठाता है और साफ हवा का आनंद लेते हुए लंबी यात्रा के लिए तैयार होता है। प्रकृति के रंगों से मोहित होकर वो गहरी सांस लेता है और महसूस करता है कि उसका पुराना डरावना युग सच में खत्म हो चुका है। गांव में नए कपड़ों की तैयारी हो रही होती है और हमारा नायक सोचता है कि उसकी पुरानी दोस्त कागुरा को शायद ये नया स्थानीय पोशाक पसंद आता। नए कपड़ों का ढेर उठाए एक लड़का उस महान आदमी को पुकारता है। दरवाजे पर फिर से बिना कपड़ों के खड़ा सफेद बालों वाला आदमी झुंड से मिले नए कपड़े ले लेता है और छोटा लड़का उसे तुरंत पहनने की विनती करता है। यात्रा के लिए तैयार होकर अजनबी और उसकी छोटी मार्गदर्शक आखिर बड़े नीले आसमान के नीचे सफर पर निकल पड़ते हैं। बाड़ के बाड़े के पास खड़ी बुढ़िया अपनी पोती को कहती है कि मार्गदर्शक का काम ठीक से करे और कोई शर्मिंदगी ना हो। लड़की मजबूती से हाँ में सिर हिला देती है।
उधर भाला पकड़ने वाला योद्धा सीरियस मुंह फुलाकर गुस्से में शिकायत करता है कि उसे देवता का खास सुरक्षा साथी क्यों नहीं बनाया गया। सीधे शब्दों में बुढ़िया उस बड़े आदमी को डांट कर कहती है कि अपना मुंह बंद रखे और चेतावनी देती है कि अगर उसे वैसे काम चाहिए तो उसे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। दृढ़ संकल्प के साथ बड़ा आदमी वादा करता है कि वो बहुत मेहनत करेगा ताकि बड़े शहर पहुंचने तक मुसाफिरों के बराबर हो सके। हैरान होकर वो समझ जाता है कि उसे कठिन अभ्यास करना पड़ेगा और परिवार की बात मानता है कि लड़की का अच्छे से ध्यान रखे। अलविदा के पल आते हैं और लड़की का पिता रो पड़ता है। बेटी से कहता है कि दुनिया देखकर ठीक सलामत घर लौटना। दृढ़ आवाज में रक्षक घोषणा करता है कि यात्रा अब शुरू हो चुकी है। भीड़ के आंसुओं को पीछे छोड़ते हुए दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्तों पर चल पड़ते हैं और छोटे शीशे जैसी झीलों को पार करते हैं। गांव से दूर दोनों एक चौड़ाई वाली नदी के किनारे किनारे फूलों से भरी घाटी में आगे बढ़ते हैं। शाम के वक्त दृश्य बदल जाता है और एक विशाल झरना उन्हें रुककर ठंडा पानी पीने का मौका देता है। कई दिन गुजर जाते हैं, सूरज उगता और ढलता रहता है और नए जंगली और सुंदर संसार का विशाल रूप सामने आता है। रात होते ही आग जल रही होती है और हमारा नायक पूछता है कि वे लोग राजकिले के दरवाजे तक कब पहुंचने वाले हैं। सूखा भोजन चबाते हुए लड़की कहती है कि मिट्टी वाले रास्ते पर लगभग 4 दिन और चलना पड़ेगा। बार बार चबाने से तंग आकर हमारा नायक पूछता है कि लड़की को पूरे महाद्वीप को देखने की इतनी उत्सुकता क्यों है। सीधा सवाल वापस करते हुए लड़की पूछती है कि उसका स्वयं का कारण क्या है। जवाब में उसे ठंडी आवाज मिलती है, ये एक रहस्य है। उसकी यादों में पुरानी वैज्ञानिक की भयानक बातें फिर गूंज उठती हैं, जो साबित करती हैं कि खतरा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। सच तो यह है कि इतने सालों बाद भी विशाल दानवों की जाति मिटने को तैयार नहीं हुई। वैज्ञानिक के हिसाब से वे सिर्फ पुराने युग के भारी विषाक्त पदार्थों के बीच ही पैदा हो सकते थे। लेकिन अंधेरी झील के पास खड़ा सफेद बालों वाला आदमी समझ जाता है कि प्रकृति खुद बदल गई है और समस्या फिर से जन्म ले चुकी है। तनाव भरी शक्ल देखकर लड़की कहती है कि रक्षक का डरा हुआ चेहरा उसे भी डरा रहा है। जल्दी से माफी मांगकर वो मानता है कि उसका ध्यान भटक गया था और फिर वर्तमान समस्या पर ध्यान देता है। तेज सोच के साथ लड़की वादा करती है कि सुरक्षित राजधानी पहुंचते ही वो इस रोग की जांच करेगी। बात बदलते हुए नायक उससे कहता है कि देवता वाली बात छोड़कर उसे बस उसके आम नाम से बुलाए। अचानक घोड़ों के तेज दौड़ते कदमों की आवाज शांत रात की बात को तोड़ देती है। दोनों पलटकर देखते हैं तो अंधेरी सीमा पर एक प्रभावशाली दल उनकी तरफ बढ़ता नजर आता है। घोड़े पर बैठा सुनहरे बालों वाला आदमी विनम्र मुस्कान के साथ माफी मांगता है कि उनके रात के शिविर की शांति भंग हो गई। काले घोड़े और चमकते कवच पहने वो अजनबी उनसे कुछ पल का समय मांगता है। ठंडी नजर से देखते हुए हमारा योद्धा तुरंत उसके कवच पर बने सुनहरे अलंकारों और कमर पर लटकी शानदार तलवार को देख लेता है। उठे बिना ही जिन सीधा पूछता है कि ये सज धज कर आया मेहमान आखिर कौन है। घमंडी आवाज में वो अपना परिचय देता है, आर्गस वॉल्टन, राजधानी के आधिकारिक सैन्य दल के 7वें विभाग का नेता। ये पद सुनकर सफेद बालों वाला आदमी समझ जाता है कि इसका संबंध पवित्र सैन्य दल से है और धीरे से हैरानी जताता है कि यहाँ राज्य के योद्धा भी मौजूद हैं। नेता के साथ खड़ी एक सैनिक महिला बहुत गुस्से में घूरती है, जैसे कोई पहरेदार कुत्ता। बिना किसी झिझक के वो चिल्लाकर मांग करती है कि गोल कान वाला आदमी तुरंत खड़ा हो और सबसे बड़े अधिकारी से बात करे। तुरंत प्रतिक्रिया में आर्गस जोर से लगाम खींचकर उसे शांत होने का हुक्म देता है। शिष्टता बनाए रखते हुए वो अपने साथी की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और बात को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है। परिस्थिति को समझते हुए जिन गहरी सांस लेकर खड़ा हो जाता है और समझ जाता है कि ये दल शायद किसी अपराधी की तलाश में है। बिना पलक झपकाए नेता सीधा सवाल करता है कि दोनों जंगल के मुसाफिर कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। डरी हुई मार्गदर्शक मुश्किल से बोल पाती है कि वे कोडामा से निकले हैं और सीधा बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल विश्वास न करते हुए गुस्से वाली सैनिक महिला चालाक मुस्कान देती है, जैसे उसने झूठ पकड़ लिया हो। घमंड से उंगली दिखाकर वो दोनों को नकली गांव वाले और सस्ते धोखेबाज कहती है। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो दावा करती है कि कोडामा के जंगल में निचली जाति का कोई जन्म कभी दर्ज नहीं हुआ। ये बात सुनकर जिन मन ही मन सोचता है कि इस राज्य की व्यवस्था काफी मजबूत लगती है। लेकिन सैनिक महिला की हंसी तुरंत गायब हो जाती है जब आर्गस उसकी बात तोड़ देता है। शांत स्वर में वो समझाता है कि लड़की के कपड़े महंगे और कोमल रेशम से बने हैं, जो सिर्फ असली उच्च कुल के लोग ही पहन सकते हैं। अपनी साथी को डांटकर वो दोबारा कहता है कि लड़की के कपड़े ही उसकी असली पहचान साबित करते हैं। अचानक तेज हरकत में नेता अपनी तलवार निकाल लेता है। उसे अंधेरे में और बड़ा खतरा महसूस होता है। तलवार की धार जिन के चेहरे के पास लाकर वो आरोप लगाता है कि सफेद बालों वाले अजनबी जरूर कुछ छुपा रहे हैं।
काले कपड़े और अजीब पोशाक देखकर आर्गस पूछता है कि हमारे नायक की शानदार पोशाक का असल स्रोत क्या है। वो बताता है कि हाल ही में कुछ चोर बच्चों को छल के रूप में इस्तेमाल करके लूट मार कर रहे थे। उसी तरीके से तुलना करते हुए नेता आरोप लगाता है कि शायद ये आदमी अमीर लड़की को चुराकर फायदा उठाना चाहता है। इस गलतफहमी से डरी हकामा तुरंत आगे आकर चिल्लाती है कि सब झूठ है। किसान लड़की की हिम्मत से गुस्से में आकर सैनिक महिला तलवार पकड़ लेती है और धमकी देती है कि दोनों को जोर से चुप करा देगी। तभी छोटी लड़की अपनी हथेली में ऊर्जा जमा करती है और सैनिकों के सामने बिजली जैसी चमक पैदा कर देती है। बिना घबराए आर्गस उस रोशनी को ध्यान से देखता है जो बच्ची की हथेली में चमक रही होती है। सख्त आवाज में वो उसे हुक्म देता है कि तुरंत इस छोटी जादुई आग को बुझा दे वरना मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दबाव के बावजूद सैनिक हैरान होती है कि मिट्टी वाले रास्ते पर एक छोटी लड़की पवित्र शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। लड़की की रक्षा करते हुए जिन शांत रहता है और सोचता है कि क्या ये छोटा सा नेता सीधी लड़ाई संभाल भी पाएगा। अपना दबदबा बनाए रखते हुए आर्गस कहता है कि काले कपड़े वाले आदमी के जवाब ही तय करेंगे कि कौन जिंदा रहेगा। डर का माहौल बनाते हुए वो तलवार की तीखी नोक सीधे रक्षक की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि अभी इसी जगह सब फैसला हो जाएगा। अधिकार भरी आवाज में नेता कहता है कि जरूरत पड़ी तो वो इसी गीली जमीन पर दुश्मन को काट देगा। भूत जैसी खामोशी में हमारा नायक बस गुस्से भरी नजर से उसके हर खुले मौके का अध्ययन करता रहता है। अपनी धमकी दोबारा दोहराते हुए आर्गस फिर पूछता है कि सफेद बालों वाले आदमी का असली जन्मस्थल क्या है और कसम खाता है कि अगर उसकी आवाज में झूठ महसूस हुआ तो वो तुरंत उसका सिर काट देगा। एक खामोश और टेंस माहौल में हमारा एमसी बस नाइट को घूरता रहता है, फिर धीरे से बोलना शुरू करता है। उसके सामने खड़ा आर्गस माथे पर पसीने की बूंदें लिए इंतजार करता है। बस एक गलत लफ्ज या एक छोटा सा मूव और लड़ाई तुरंत शुरू हो सकती थी। एक लंबी और थकी हुई सांस लेते हुए ट्रैवलर बताता है कि वो उस छोटे और शांत गांव से आया है जिसका जिक्र लड़की ने किया था। ये सुनते ही गुस्से से भरी सबॉर्डिनेट तुरंत उसकी बात का विरोध करने लगती है और कॉन्वर्सेशन के शुरू में लड़की ने जो फैक्ट्स बताए थे उन्हें याद दिलाती है। लेकिन उसका बॉस उसे फिर से बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि इस अंधेरे अजनबी की बातों में उसे पूरे कन्विक्शन महसूस हुआ। अपनी चमकदार तलवार को शीथ में रखते हुए वो छोटी लड़की की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या ये पतला सा लड़का वाकई पहाड़ों के गार्डियन गॉड का इनकारनेशन है। ब्लॉन्ड कैप्टन हमारे हीरो को सर से पैर तक ध्यान से देखते हुए उसका अंदाजा लगाता है। सीधे और ठंडे टोन में एमसी कहता है कि छोटी मोटी बातें यहीं खत्म कर देते हैं। अपनी ऑफिशियल एटिकेट बनाए रखते हुए कैप्टन अलविदा कहता है और बोलता है कि ऐसे एनकाउंटर्स गार्ड की ड्यूटी का हिस्सा होते हैं। घोड़े पर बैठकर वो कहता है कि शायद रॉयल कैपिटल में दोबारा मुलाकात हो, क्योंकि सभी वहीं जा रहे हैं। जाते जाते वो एक इनविटेशन भी छोड़ देता है अगर रास्ते में किसी मदद की जरूरत पड़े तो। रेंज को हल्का सा खींचकर पूरी ट्रूप कैंप से मुड़ जाती है और रात के अंधेरे में अपनी पेट्रोल फिर से शुरू कर देती है। टेंशन खत्म होते ही जिन गहरी सांस छोड़ता है, जैसे बिना वजह एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। थोड़ी दूर जाते ही गुस्से वाली सबॉर्डिनेट अपना सब्र खो देती है। वो पूछती है कि सिर्फ 2 सस्पिशियस गांव वालों से वो लोग पीछे क्यों हट गए। नफरत से भरी वो चिल्लाती है कि वो पतला लड़का सबसे खतरनाक टाइप का है और उससे प्योर डेंजर की ऑरा महसूस हुई। डार्क एक्सप्रेशन के साथ कैप्टन धीरे से इंफीरियर शब्द दोहराता है, जैसे पूरी सीन को अपने दिमाग में दोबारा देख रहा हो। उसका सिर घूमने लगता है क्योंकि अब उसे शक होने लगता है कि असल में पावर पिरामिड के नीचे कौन था। वाइस कैप्टन भी आंखें झुकाकर मान लेती है कि उस अजनबी की बिजार ऑरा सच में अलग थी। ब्लू हेड नाइट सीधा सवाल करती है, क्या हम सब ने उसकी पावर को गलत जज किया? एक सोल्जर सच बोलते हुए कसम खाता है कि पूरी पेट्रोल और उस ब्लैक कोट वाले आदमी के बीच स्ट्रेंथ का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। लीडर फिर रात का सबसे बड़ा शॉक रिवील करता है। वो कहता है कि उसने दिमाग में 3 बार जिन पर मेंटल अटैक सिमुलेट किया, लेकिन एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अपनी इमेजिनेशन में उसने कई डेडली स्वॉर्ड स्ट्राइक सोची, हर एक सीधा एनिमी की गर्दन पर। लेकिन हर बार जब इमेजिनरी ब्लेड हीरो की स्किन को छूने वाला होता, तुरंत एक ठंडी और डरावनी डेथ हॉरा वापस अटैक करती और 1 सेकंड से कम में नाइट को ही काट देती। ये सुनकर सब डर जाते हैं। मैजिकल पार्टनर पूछती है कि क्या कैप्टन ने अपने मेंटल टेस्ट्स में डिवाइन पावर यूज की थी। शर्मिंदा होकर वो मानता है कि मैजिक मैनिफेस्ट होने से पहले ही उससे इमेजिनेशन में ही दबा दिया गया। सिचुएशन की सीरियसनेस समझकर ब्लू सॉर्सरस को याद आता है कि फॉरेस्ट की छोटी लड़की किसी बेट की तरह चमक रही थी। ट्रूप की औरतें भी मान लेती हैं कि उन्हें लड़की की मदद के लिए कोई नेचर स्पिरिट्स महसूस नहीं हुए। सब मिलकर कैलकुलेशन करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि कॉन्टिनेंट की डिवाइन पावर लेवल्स में बहुत बड़ा गैप है। कैप्टन धीरे से बोलता है
कि उस कॉमनर की लेवल पैलेडिन्स के सुप्रीम लीडर के बराबर हो सकती है। ये सुनकर अग्रेसिव सबॉर्डिनेट और भी गुस्से से टंग क्लिक करती है। अब उसे एहसास होता है कि कैंप फायर पर उस आदमी से उलझकर वो पक्की मौत के करीब पहुंच गई थी। चीफ उसे शांत करते हुए कहता है कि ये सब उस टारगेट की बिजार प्रेजेंस की वजह से हुआ और रुकी सोल्जर की गलती नहीं थी। पजल के पीसेस जोड़ते ही स्क्वाड तुरंत समझ जाती है कि ये डार्क मैन शायद कोडामा के मॉन्स्टर मैसेकर से जुड़ा हुआ है। डेंजर के बावजूद कैप्टन काम रहता है और रेकमेंड करता है कि फिलहाल उन गांव वालों को इग्नोर कर देना ही बेहतर होगा ताकि अननेसेसरी कैजुअलिटीज ना हो। सिचुएशन सीरियस देखकर वो ऑर्डर देता है कि कैवलरी तुरंत रॉयल कैपिटल की तरफ मार्च करे और इस मिस्टीरियस एनकाउंटर की रिपोर्ट करे। जिन के दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था, लोग एनिमल्स जैसे कैसे बन गए और एक नॉर्मल इंसान जिसके सिंपल स्मूथ ईयर्स हों वो इस दुनिया में इतना नीचे क्यों गिर गया। चीफ के ईगो की चिंता किए बिना गाइड सीधा सच बोल देती है। वो कहती है कि ओरिजिनल ह्यूमंस अब फूड चेन के सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुके हैं। आज की इस क्रूअल दुनिया में सिंपल ह्यूमन बॉडी किसी भी अडेप्टेड रेस के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। बात और भी बुरी हो जाती है जब एमसी को पता चलता है कि छोटी और वीक स्पीशीज अक्सर कैपिटल के स्लेव ट्रेड रूट्स में बेच दी जाती है। लेकिन हकामा का दिल अच्छा था। वो कहती है कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की डिफरेंस की वजह से किसी को जज करना बिल्कुल स्टूपिड और अनफेयर है। उसके हिसाब से दुनिया वैसे ही काफी क्रेजी है, इसलिए लोगों को एक दूसरे के लिए थोड़ी एम्पैथी रखनी चाहिए। ये बात सुनकर जिन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और खुश भी। वो लड़की की ऑनेस्टी और प्योर हार्ट की तारीफ करता है और महसूस करता है कि उसने अब तक उसकी प्रोटेक्शन करके सही काम किया है। तभी अचानक रोड के साइड में एक हैवी स्टेप पड़ता है और सूखी ब्रांच टूट जाती है। शांति का माहौल तुरंत टूट जाता है। झाड़ियों के बीच से मदद के लिए एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड्स बाद ब्लू हेड लड़की पूरी तरह गंदी और जख्मी हालत में बुशेस से बाहर निकलकर रोड पर गिरकर घुटनों के बल बैठ जाती है। हकामा बिना सोचे तुरंत उसकी तरफ भागती है और उसे संभालते हुए पूछती है, तुम ठीक हो? जिन दूर से उस एग्जॉस्टेड लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। इतनी सुनसान जर्नी के बीच ये डिजास्टर इतनी कन्वीनियंटली कैसे आ गया? वो जोर जोर से सांस ले रही थी, मिट्टी उगल रही थी और लग रहा था कि कभी भी बेहोश हो सकती है। जिन एक नज़र में नोटिस करता है कि वो भी उसी इंफीरियर स्पीशीज से बिलोंग करती है जिससे वो खुद करता है। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था और उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। हकामा शॉक में उसके फटे हुए आर्म्स और इंजर्ड लेग्स की तरफ इशारा करती है। वो लड़की को अपनी गोद में लेकर उसे तसल्ली देने लगती है और कहती है कि थोड़ा सा और हिम्मत रखो। जिन बिल्कुल काम रहकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी ग्लोइंग पाम में हीलिंग टेक्नोलॉजी चार्ज करने लगता है। लेकिन तभी उस जख्मी लड़की की आंखों में एक चमक सी दिखती है। जिन तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। एक ठंडी और सख्त आवाज में वो ऑर्डर देता है, कोई भी 1 इंच भी नहीं हिलेगा। अगले ही पल मास्क गिर जाता है। वो सो कॉल्ड विक्टिम तुरंत एक चाकू हकामा की गर्दन पर रख देती है और धमकी देती है कि अगर किसी ने मूव किया तो खून बहेगा। हकामा की आंखें शॉक से फैल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि अपनी मदद करने की कोशिश में वो खुद हॉस्टेज बन गई है। जिन बिल्कुल आइस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस ट्रैप को देखता है और कल रात ब्लॉन्ड गार्ड कैप्टन की बातें याद करता है। किडनैपर नर्वस हंसी के साथ बोस्ट करती है, कहती है कि उसका फेक क्राइंग प्लान परफेक्टली काम कर गया। जिन तुरंत समझ जाता है कि अगर बेट काम कर गया है तो पूरा गैंग जरूर जंगल में छिपा हुआ होगा। और सच में कुछ ही पलों में झाड़ियों में हल्की सी आवाज होती है और एक बड़ा सा ब्रूट बैंडिट स्लोप से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। स्वैगर के साथ आते हुए वो अपनी पार्टनर की तारीफ करता है और कहता है कि अब रियल हॉरर शो शुरू होगा। उसके पीछे और भी मर्सनरीज नजर आते हैं जो अपनी इनविजिबिलिटी कैमोफ्लाज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो मूव करते हैं उनकी इनविजिबिलिटी ब्रेक हो जाती है। उसी सेकंड जिन लाइटनिंग स्पीड से अपनी हिडन ब्लेड निकालता है और उसका टिप सीधा लीडर की गर्दन पर रख देता है। लीडर का चेहरा सफेद पड़ जाता है जब जिन वार्निंग देता है, जरा सा भी हिले तो यहीं खत्म। अपनी हर्ट हुई प्राइड के साथ हकामा गुस्से में बोल पड़ती है कि गांव का सो कॉल्ड सेवियर तो बस 2 छोटे मोटे गुंडों के सामने ही हार गया। बेसमेंट की अंधेरी सेल में बैठा जिन शांति से कहता है कि वो अपनी आवाज थोड़ी कम रखे, वरना जेलर्स आकर उन्हें चुप रहने को मजबूर कर देंगे। तभी पत्थर की सीढ़ियों पर छोटे कदमों की आवाज गूंजती है। कुछ ही पल बाद सेल के सामने ब्लू हेड बेट गर्ल एक ट्रे लेकर आ जाती है जिसमें सूखी रोटी रखी होती है। वो ठंडे टोन में बोलती है, डिनर थोड़ा जल्दी आ गया। हकामा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बार्स के पास दौड़कर आती है और चिल्लाती है कि अगर उसे मौका मिला तो वो इस धोखेबाज को यहीं गला दबाकर मार देगी। लेकिन ब्लू हेड लड़की गहरी सांस लेकर कहती है कि उसे पता था उन दोनों से कभी माफी नहीं मिलेगी।
धीरे से वो कन्फेस करती है कि उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि जंगल में खून में लथपथ किसी अननोन लड़की को देखकर भी ये लोग उसकी मदद करने रुक गए। हल्का सा मुस्कुराकर वो हकामा की मासूमियत और सच्ची काइंडनेस की तारीफ करती है। उसके हिसाब से इस सड़ी हुई दुनिया में ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। तभी जिन भी बात में शामिल होता है और सीधा बोलता है। असली विलन कभी फॉरगिवनेस या सिंपैथी की चिंता नहीं करता। ये कहकर वो अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर जरा सी भी पिटी नहीं थी। अगले ही पल वो स्टील बार्स को दोनों हाथों से पकड़कर जोर लगाता है और सॉलिड आयरन को ऐसे मोड़ देता है जैसे वो बस एक टूथपिक हो। मेटल की चीख जैसी आवाज सुनकर ब्लू हेड लड़की 2 कदम पीछे हट जाती है। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वो देखती है कि केज पूरी तरह टूट चुकी है। जिन आराम से बाहर निकलता है और अपने कंधे की धूल झाड़ता है। बिल्कुल काम टोन में वो लड़की की तरफ देखकर कहता है, असली प्लान यही था कि तुम खुद यहाँ अकेली आओ। लड़की शौक में बस एक ही बात दोहराती है, मेरे लिए वेट कर रहे थे। जिन उसे वॉल के पास कॉर्नर कर देता है और धीरे से पूछता है कि ऐसा कौन है जिसके लिए वो इस नर्क जैसी जगह में फंसी हुई है। डर से जम चुकी लड़की हैरान होती है कि बिना किसी मैजिक के उसने सीधा सीक्रेट पर कैसे हिट कर दिया। जिन ठंडे चेहरे के साथ सच बताता है, दुनिया का सबसे घटिया गैंग भी अपने बेट को इतना बुरी तरह नहीं पीटेगा। जंगल में देखे गए उसके असली जख्मों को एनालाइज करके वो कंक्लूड करता है कि बियर्डेड लीडर ने उसे ब्लैकमेल करके कंट्रोल में रखा हुआ है। उसकी शार्प लॉजिक के सामने लड़की टूट जाती है। आंखों में आंसू लेकर वो सच बताती है कि उसके पेरेंट्स की जिंदगी भी उस गैंग ने बेच दी थी। अब उसका छोटा भाई उनके हाथ में हॉस्टेज है। उसे बचाने के लिए वो मजबूरी में बेट बनकर लोगों को ट्रैप कर रही है। रोते हुए वो कहती है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी, चाहे उसके लिए एथिक्स को ही क्यों न तोड़ना पड़े। हकामा ये सब सुनकर चुप हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि सिर्फ कंपैशन रह जाता है। लेकिन जिन का चेहरा और भी डार्क हो जाता है। वो बस एक शब्द बोलता है, ट्रैश। ये शब्द पूरे एटमॉस्फेयर को लीथल हंट मोड में बदल देता है। हकामा समझ जाती है और पूछती है कि क्या जिन जानबूझकर कैप्चर हुआ था ताकि पूरी स्लेव गैंग का बेस ढूंढ सके। जिन हल्का सा विकेट स्माइल देता है और कहता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेल की तरह होता है, अगर एक ड्रॉप भी बच गया तो फिर से फैल जाता है। इसलिए वो कोल्ड टोन में अनाउंस करता है कि अगर एक भी गंदा आदमी बच गया तो कल फिर एक नया स्लेव डेन खड़ा हो जाएगा। ऊपर सीढ़ियों पर खड़े मर्सनरीज को कॉरिडोर से उसकी बातें सुनकर ही पसीना आ जाता है। अचानक एक ब्रूटल फ्लाइंग किक आर्मर डोर को तोड़ देती है। दरवाजा उड़कर गार्ड के मुंह पर लगता है और वो खून के साथ सीढ़ियों पर गिर पड़ता है। धूल के क्लाउड के बीच से जिन बाहर निकलता है और एक डरावनी स्माइल के साथ अनाउंस करता है कि वो इस कर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से मिटा देगा। और उस मोमेंट पर उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। 100 मिलियन साल पुरानी दुनिया में एक अकेला लड़का बरसात भरी सड़क पर खड़ा एक हीरो बनने का सपना देखता था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि केओस भरी दुनिया में हीरो जैसा कॉन्सेप्ट बस एक क्रूअल जोक है। इसलिए उसने एक नया रूल बना लिया, पीस तभी मिलती है जब ओप्रेसर्स की गर्दन पर स्ट्रॉन्ग फिस्ट रखी जाए। तब से वो अंडरवर्ल्ड के हर सूटेड क्रिमिनल को बिना मर्सी के खत्म करता गया। मेमोरी खत्म होती है। प्रेजेंट में जिन प्रिजन कॉरिडोर में बेहोश मर्सनरीज को कचरे के बैग्स की तरह घसीट रहा होता है। बाकी गैंग मेंबर्स डर के मारे चीखने लगते हैं, रुक जाओ प्लीज, मैसेकर मत करो। लेकिन उन्हें भी पता था, अब एक मॉन्स्टर जाग चुका है। जमीन पर पड़े हुए गार्ड्स नाक से खून बहाते हुए डरते डरते पूछते हैं कि आखिर ये प्लैटिनम डीमन उनके बेस में क्या करने आया है। एक और हेंचमैन डर की मारे दीवार के साथ पीछे हटने लगता है और हैरानी से पूछता है कि ये इन्फर्नल डुओ इतनी आसानी से हेडक्वार्टर्स में घुस कैसे गया। जिन के चेहरे पर मैनिक्सी स्माइल आ जाती है। उसके बॉडी से एक लीथल ऑरा निकल रहा था, जैसे उसका खून पुराने स्टाइल की ब्रूटल फाइट के लिए उबल रहा हो। अगले ही सेकंड वो एक्सप्लोसिव लीप लेता है और एक कैट ईयर्ड ब्रूट को ऐसी किक मारता है कि बैंडिट सीधा कॉरिडोर के स्टोन सीलिंग से जा टकराता है। हाई स्पीड में अपना बॉडी ट्विस्ट करके जिन एक राइट हुक मारता है जो दूसरे टफ गार्ड की आर्मर और चेस्ट दोनों तोड़ देता है। एक और अटैकर आयरन रॉड लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन हीरो सर्जिकल प्रिसिजन से डॉज करता है और सीधा उसकी रिब्स में एल्बो स्मैश मारता है। बंदा तुरंत टूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड्स में मर्सनरीज पत्थर की तरह जमीन पर गिरने लगते हैं, खून उगलते हुए। उनकी गैंग की सुपीरियॉरिटी का इल्यूजन पल भर में टूट जाता है। बॉडीज का ढेर देखकर बियर्डेड चीफ सेल के पास खड़ा सिगार पीता हुआ शौक में पूछता है, ये अंडरवेयर में घूम रहा मॉन्स्टर आखिर है कौन? तभी अपर फ्लोर से एक डरावनी चीख सुनाई देती है जो पूरे बेस की खामोशी को तोड़ देती है। ब्लू हेड लड़की की आंखें फैल जाती हैं। वो तुरंत उस आवाज को पहचान लेती है।
डर के मारे वो पूछती है कि बाहर सबको पीटने वाला वो आदमी कौन है। हकामा बिल्कुल काम टोन में जवाब देती है, वो मेरा पार्टनर है और लिटरली एक गॉड जैसा है। आर्म्स क्रॉस करके वो कॉन्फिडेंस से बोलती है कि डर्टी वर्क जिन के हवाले कर देना ही गारंटीड विक्ट्री है। फिर वो लड़की को कहती है कि बस सेल में शांत रहना। वो ऐड करती है कि जल्द ही यहां बंद सब लोगों पर दोबारा धूप चमकेगा। लेकिन ब्लू हेड लड़की अभी भी बिलीव नहीं कर पाती। वो वॉर्न करती है कि बियर्डेड चीफ के पास एक डेंजरस डिवाइन पावर है जो वो रिबल्स और फ्यूजिटिव्स पर यूज करता है। कॉरिडोर में खड़ा बॉस भी समझ चुका था कि सीधी फाइट में वो जिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो एक स्टेप पीछे हटकर ब्राइब का कार्ड खेलता है। नर्वस हंसी के साथ वो पूछता है कि क्या इतनी वायलेंस को बहुत सारे गोल्ड के बदले में नेगोशिएट किया जा सकता है। वो और भी रिडिकुलस ऑफर्स देता है, लीडरशिप पोजीशन, पर्क्स, हत्ता की स्लेव्स को पर्सनल रिवॉर्ड के रूप में रखने का सजेशन देता है। वो केजेस में डरे हुए बच्चों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर जिन उसकी जान छोड़ दे तो वो हॉस्टेज की छोटी सिस्टर तक दे देगा। जिन बिल्कुल घोस्ट की तरह खामोश खड़ा रहता है। उसका एक्सप्रेशन इतना ठंडा था कि शैतान भी देखकर कांप जाए। फिर वो सीधा पूछता है, हो गया तुम्हारा बकवास या और झूठ बोलना बाकी है अपनी जिंदगी के आखिरी मिनट में? बॉस घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सामने वाला आदमी इतना काम होते हुए भी इतना डेडली कैसे लग रहा है। जिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आईब्रो रेज करके पूछता है कि उसने फाइट के स्टार्ट में अपनी फेमस स्पिरिचुअल मैजिक क्यों नहीं यूज की। कॉर्नर्ड बॉस जल्दी से सोचता है और खुद को कन्विंस करता है कि शायद जिन की इंटिमिडेशन ने उसका मैजिक चैनल ब्लॉक कर दिया। हीरो थोड़ा सा स्कॉफ करता है और बोलता है कि अच्छा लगता है जब कोई हाफ बेक्ड विलन मिल जाता है जो खुद को रियल फिस्ट फाइट में संभाल ही नहीं सकता। इंसल्ट सुनकर बैंडिट गुस्से से जल उठता है। जिन उसकी आंखों में देखकर कहता है कि एक नेकेड प्रिजनर को अंडर एस्टिमेट करना उसकी सबसे बड़ी स्टुपिडिटी थी, और जब डिफीट का टेस्ट उसके गले तक पहुंच गया तो वो घटिया ब्राइब का सहारा लेने लगा जो उसकी कावर्डिस दिखाता है। कंप्लीटली डेस्परेट होकर बॉस अचानक कॉरिडोर के एंड पर भागता है और इमरजेंसी लेवर खींच लेता है। तुरंत हैवी मेटल की चीख जैसी आवाज बेस में गूंजने लगती है। प्रिजन के डार्क विंग में एक जायंट वॉल्ट डोर खुल जाता है। उस हिडन सेल के अंदर से एक पर्पल म्यूटेंट बीस्ट जोर से दहाड़ता है। वो स्टील बार्स को तोड़ने की कोशिश करता है और उसके मसल्स देखकर लगता है जैसे वो सब कुछ फाड़ देगा। जिन क्यूरियस टोन में पूछता है, क्या ये वही मॉन्स्टर है जो जंगल में टेरर फैलाता है? बियर्डेड चीफ क्रेजी हंसी के साथ कंफर्म करता है कि ये बीस्ट कैपिटल के बड़े लोगों के कॉम्बैट एक्सपेरिमेंट्स के लिए स्पेशली मंगवाया गया था। अब उसे लगता है कि गेम पलट गया है। मॉन्स्टर बार्स तोड़कर सीधा प्लैटिनम हेड मैन पर जंप करता है अपने क्लॉज से उसे क्रश करने के लिए। लेकिन इम्पैक्ट के मोमेंट पर बीस्ट जिन के क्रॉस्ड आर्म्स के इनविजिबल डिफेंस से टकरा जाता है। डस्ट उड़ती है और बॉस शॉक में 3 बार ब्लिंक करता है क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन ने उस मॉन्स्टर का फर्स्ट अटैक सीधा टैंक कर लिया। क्रीचर के पंचेस को रोककर जिन बोर्ड टोन में कहता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही अब नॉर्मल है। वो मॉन्स्टर को पुश बैक करता है और बताता है कि उसके नर्व फाइबर्स की डेंसिटी इतनी हाई है कि नॉर्मल ब्रूट फोर्स उस पर काम ही नहीं करता। फिर वो डिसाइड करता है कि वार्म अप खत्म हुआ। सीरियस टोन में वो कहता है कि ऐसे इन्वेडर के सामने अब होल्ड बैक करने का कोई रीजन नहीं। अगले ही पल उसके पूरे बॉडी की सेल्स ब्राइट ब्लू लाइट से ग्लो करने लगती हैं और वो अनाउंस करता है कि अब वो अपनी लिमिट तक कॉन्सेंट्रेट की हुई डिवाइन पावर से इस मॉन्स्टर को राख बना देगा। कॉरिडोर में फैल रही मैजिक की भयानक हीट को देखकर बियर्डेड चीफ का हौसला टूट जाता है। वो डर के मारे पसीने से भरी फ्लोर पर पीछे की तरफ रेंगने लगता है क्योंकि उसके सामने चमक रही रोशनी किसी नाइटमेयर से कम नहीं लग रही थी। एक डेफनी फ्लैश के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वो ह्यूज म्यूटेंट बीस्ट सिर्फ राख बनकर हवा में उड़ जाता है। नंगा खड़ा जिन आराम से उस कावर्ड के सामने रुकता है और हल्की सी आयरनी के साथ पूछता है, तो क्या तुम्हारी गैंग एनवायरमेंटल हीलिंग मैजिक या स्पिरिचुअल पावर से इतनी वीक है? उसके चेहरे पर एक थोड़ी ज्यादा ही सैडिस्टिक स्माइल आ जाती है। सर हल्का सा टिल्ट करके वो फिर पूछता है, अब बताओ नेगोशिएशन टेबल पर और क्या रखोगे? स्मेली बेसमेंट में सब कुछ खत्म हो चुका था। एनिमल ईयर्ड बॉस अपना चेहरा हाथों में छुपाकर नेकेड नैनो मशीन गॉड से रहम की भीख मांगने लगता है। फिर भी वो एक क्रिकेट स्माइल के साथ लास्ट ट्राई करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद हीरो किडनैपिंग को माफ करके उसे जिंदा जाने देगा, लेकिन जवाब बहुत छोटा और सीधा था। अगले ही पल एक कॉलोसल पंच उस कावर्ड के चेहरे पर पड़ता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि मर्सनरी का स्कल सीधा स्टोन फ्लोर में धंस जाता है और कॉरिडोर में सब कुछ खामोश हो जाता है। ह्यूमन ट्रैश को पीटते पीटते थक चुका जिन फाइनली अपनी बिलवेड पैंट्स और कोट पहन लेता है। कपड़े पहनते ही वो रिलीफ की सांस लेता है, जैसे उसका डार्क ब्लैक स्टाइल वापस आ गया हो।
अपने कपड़ों का फिट चेक करते हुए वो हवा से बोलता है कि उसका लकी चार्म वापस आ गया है और अब बस ये बोरिंग काम खत्म करना बाकी है। फिर वो बच्चों की सेल के सामने जाकर रुकता है और कहता है कि बस 1 मिनट और पेशेंस रखो। जल्द ही वो केज का लॉक तोड़कर सबको यहाँ से जिंदा बाहर निकाल देगा। अंदर बंद छोटे विक्टिम्स उम्मीद से भर जाते हैं। वो बार्स के पास आकर अपने चेहरे चिपका देते हैं और रिलीफ की सांस लेते हैं। डिसअपीयरेंस को एक्सप्लेन करते हुए जिन मेसी चीफ के ऑफिस में घुस जाता है। वो कैजुअली बोलता है कि बिना किसी प्रूफ के प्रिजनर्स को रिलीज कर देना रियल जस्टिस और गार्ड्स के लिए प्योर स्टुपिडिटी होती है। वुडन ड्रॉर्स को खोलते हुए वो अंदर सर्च करने लगता है। कुछ ही देर में उसे पुराने पेपर स्क्रोल्स और कीज मिल जाते हैं जो एक हिडन कॉर्नर में छुपाए गए थे। ये देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ करप्शन का पूरा गेम चल रहा था। एक पुरानी और घिसी हुई शीट को हाथ में पकड़कर वो कहता है कि इस डॉक्यूमेंट में सेटअप और बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बदबू आ रही है। लेकिन जब वो पेज को ध्यान से देखता है तो उस पर स्ट्रेंज एन्क्रिप्टेड कोड जैसी राइटिंग लिखी होती है। जिन एक सेकंड के लिए स्मर्क करता है, फिर रियलाइज करता है कि ये न्यू एरा की लैंग्वेज है। और सच ये था कि उसके पुराने ज़माने के लेटर्स अब बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मतलब सिंपल वर्ड्स में वो एक भी लाइन पढ़ नहीं पा रहा था। थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर वो साय करता है और पेपर्स को कोट में रख लेता है। अपने आप से बोलता है कि कल से उसकी ट्राइबल गाइड ही उसकी प्राइवेट ट्यूटर बनेगी। फिर वो 4 आर्म्ड म्यूटेंट के रिमेन्स के पास बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर किसने इस मॉन्स्टर को बनवाया होगा। अपनी पाम को ग्रीनिश एनर्जी से ग्लो करते हुए वो ब्लड से भरी फ्लोर पर स्कैटर्ड नैनो मशीन्स को एक्टिवेट करता है। एयर में बची हुई नैनो मशीन सेल्स को हैक करके वो इनविजिबल कैमरास का पूरा डेटा फीड निकाल लेता है। हवा में होलोग्राफिक स्क्रीन्स अपीयर हो जाती हैं जो लास्ट वीक का पूरा फुटेज मूवी की तरह दिखाने लगती हैं। जिन फोकस के साथ सब कुछ देखता है, बस एक ही चीज ढूंढते हुए कैपिटल के बड़े लोगों का चेहरा। उसे पता था कि अगर बायर मिल गया तो इस पूरी स्लेव ट्रेड प्लेग को जड़ से काटा जा सकता है। ब्लू ग्लोइंग डेटा के बीच खड़ा जिन अपनी कोल्ड आइज से डिसाइड करता है कि इस कंट्री की पॉलिटिकल गंदगी को साफ करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए ब्रूट फोर्स ही क्यों ना यूज करना पड़े। दूसरी तरफ अपनी सेल में बंद बियर्डेड लीडर रॉयल सोल्जर्स को देखकर भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसका क्रिमिनल एम्पायर गिर चुका है। अंधेरे में वीक सी हंसी के साथ वो बोलता है कि उसके पास एक डेंजरस गॉसिप है। उसकी आंखों में मैलिस चमकती है जब वो कहता है कि जल्द ही पूरा किंगडम एक बड़े सरप्राइज में चलने वाला है। सुबह का वक्त, सिटी के मेन स्क्वायर में जिन खड़ा है और रात की डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहा है। स्टोन और वुड से बने खूबसूरत घरों के बीच मार्केट खुलना शुरू हो चुका था। मर्चेंट्स अपने स्टॉल्स लगा रहे थे और क्राउड क्यूरियस होकर देख रहा था कि गार्ड्स बैंडिट्स को एक लाइन में बांध कर ले जा रहे हैं। ब्लू हेड लड़की भीड़ में किसी को डेस्परेटली ढूंढ रही थी। तभी अचानक एक छोटा ब्लू हेड लड़का भीड़ से भागते हुए उसकी तरफ आता है। लड़की तुरंत घुटनों पर गिर जाती है और आर्म्स ओपन कर देती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को इतनी जोर से हग करते हैं जैसे दुनिया का सबसे लंबा हग हो। रोते हुए वो अपने भाई को पकड़कर हेवन को थैंक करती है कि उसका आखिरी फैमिली मेंबर बच गया। आंखों में आंसू लेकर वो जिन की तरफ देखती है और कहती है कि आप तो ह्यूमन फॉर्म में एक गॉड हो। जिन ऑकवर्ड होकर अपना चेहरा साइड कर लेता है और कहता है, मैं बस एक नॉर्मल बंदा हूं। फिर वो क्विकली टॉपिक चेंज करता है और गार्ड्स की तरफ पॉइंट करके पूछता है कि क्या ये मिलिट्री पुलिस हैं। हकामा एक्सप्लेन करती है कि ये लोकल गिल्ड के लोग हैं और हेल्प के लिए उसने ही पहले चिल्लाया था। फिर वो एक हॉर्न्स वाले बियर्डेड ओल्ड मैन की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि ये यहाँ के बिग बॉस हैं। ओल्ड मैन उनके पास आता है और थैंक्स बोलता है। वो पूछता है कि क्या एनिमी बेस को डिस्ट्रॉय करने वाला ये पतला डार्क कोट वाला लड़का ही है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो कहता है, मेरा नाम बड्रैक है, मैं गिल्ड का लीडर हूँ। वो जिन को रीजन की सफाई के लिए थैंक्स करता है, लेकिन साथ ही वो जिन को बहुत शार्प और सस्पिशियस नज़र से एनालाइज भी करता है। उसे तुरंत रियलाइज हो जाता है कि पूरा बटालियन खत्म करने के बाद भी जिन के शूज़ पर धूल का एक पार्टिकल तक नहीं है। इससे उसे समझ आ जाता है कि ये आदमी बिल्कुल आम नहीं है। ओल्ड वेटरन को याद आता है कि फॉरेस्ट के मर्सनरीज सबसे डेंजरस फाइटर्स में से थे। जिन क्विकली सिचुएशन समझ लेता है और कंक्लूड करता है कि इस एरिया का फ्यूडल लॉर्ड बिल्कुल यूजलेस है जो अपने ही लैंड के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। मास्टर बड्रैक भी मान लेता है कि लोकल नोबल्स छोटे क्राइम्स की बिल्कुल परवाह नहीं करते, इसलिए सब काम गिल्ड को ही करना पड़ता है। वो इरिटेट होकर कहता है कि अगर किंग भी मना करे तो भी गिल्ड छुपकर क्रिमिनल्स को खत्म करता रहेगा। जिन अपने दिमाग में ट्रांसलेट करता है, इस न्यू वर्ल्ड में नोबल्स मेयर्स की तरह हैं और गिल्ड एक्चुअल मसल पुलिस का काम करती है। उसके दिमाग में तुरंत एक नाम फ्लैश होता है, लॉर्ड चैंपियन।
और जिन उस नाम को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। फिर वो कोर्ट से एक पेपर रोल निकालकर मास्टर बड्रैक को देता है। ये वही लेजर था जो ट्रैफिकर्स के बेस से मिला था। हॉर्न्ड ओल्ड मैन पेज देखते ही शॉक हो जाता है। उसमें मैसिव स्लेव सेल्स का रिकॉर्ड लिखा हुआ था। गुस्से और डिटर्मिनेशन के साथ वो प्रॉमिस करता है कि लिस्ट में लिखे सब लोगों को जल्द ही जेल पहुंचाया जाएगा। जिन फिर अपनी कोल्ड आइज से ओल्ड मैन को देखते हुए उसकी ऑनेस्टी टेस्ट करता है और पूछता है कि क्या उस सो कॉल्ड पुश ओवर लॉर्ड के लोग भी इस गंदे बिजनेस में शामिल हैं। जिन सीधा मास्टर बड्रैक की आंखों में देखकर पूछता है कि क्या उस पुश ओवर लॉर्ड का नाम भी क्लाइंट्स की लिस्ट में है। ये सुनते ही मास्टर एक सेकंड के लिए चोक कर जाता है। वो जल्दी से कहता है कि शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो और जिन की थ्योरी को थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश करता है। लेकिन जिन उस बात को ज़्यादा पुश नहीं करता, बस बच्चों के सर पर हाथ रखकर एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता है कि अब इन फ्री चिल्ड्रन का क्या होगा। ओल्ड मैन का जवाब काफ़ी सैड था। वो बताता है कि इन बच्चों के पास अब घर नहीं बचा और सिटी में उनके लिए कोई पब्लिक शेल्टर भी नहीं है। ये सुनकर हकामा गुस्से से चिल्लाती है। वो पूछती है कि अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो ये लोग ठंड में कहाँ सोएंगे। मास्टर साय करता है और ब्लंटली एडमिट करता है कि इन्फीरियर रेसेस को इतना प्रेजुडिस फेस करना पड़ता है कि उन्हें सिंपल क्लीनिंग जॉब तक मुश्किल से मिलती है। ये सुनकर छोटा ब्लू हेड लड़का डर से अपनी सिस्टर को जोर से हक कर लेता है। जिन ये सब देखकर ग्रम्बल करता है कि ये दुनिया भी वही पुरानी स्टूपिड प्रेजुडिस वाली कहानी रिपीट कर रही है। तभी ब्लू हेड लड़की जिन के पीछे पकड़कर हेल्प के लिए बेग करती है। वो कहती है कि बच्चों के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। जिन कुछ देर के लिए रुक जाता है। उसके टायर्ड फेस पर एक क्रिकेट स्माइल आ जाती है। मिस्टीरियस टोन में वो एक प्रपोजल देता है कि अगर इन दोनों में लॉन्ग चैलेंज फेस करने की हिम्मत हो तो उनके लिए एक गारंटीड जॉब है। लड़की तुरंत हाथ उठाकर कहती है कि वो बिना सोचे समझे ये जॉब एक्सेप्ट करती है। जिनको एक फ्लैशबैक याद आता है जब ब्लॉन्ड कैप्टन आर्गस ने कहा था कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो कैपिटल के कैवलरी डोर पर नॉक करना। एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ जिन बोलता है कि ब्लू हेड ब्रदर सिस्टर कैपिटल में पैलेडिन्स के सेंट्रल स्टेशन पर क्लीनिंग और कॉफ़ी सर्व करेंगे। दूर से रॉयल कैपिटल का व्यू चमक रहा था। सिटी के सेंटर में कैप्टन आर्गस वॉल्टन का लग्जूरियस मैंशन खड़ा था। आर्गस अचानक एक ठंडी सी शिवर महसूस करता है, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेट उसके करीब आ गया हो। उसका मैजिकल ल्यूटेनेंट तुरंत पूछता है कि क्या कोई इमरजेंसी है, लेकिन कैप्टन बस नर्वस टोन में कहता है कि शायद बस एक अजीब सा चिल था। लॉन्ग जर्नी के बाद वो अपने हॉर्स से उतरता है और सोल्जर्स को अनाउंस करता है कि आज का काम खत्म। सबको रेस्ट लेने का ऑर्डर देकर वो अपने जायंट मैंशन में एंटर करता है। हाई सीलिंग हॉल में रेड कारपेट पर चलते ही मेड्स लाइन में कर्टसी करती हैं, लेकिन आर्गस उन्हें इग्नोर करके सीधा अपने मुस्टैश्ड बटलर से पूछता है कि सिटी में क्या गॉसिप चल रहा है। बटलर कामली बताता है कि उसके डेस्क पर एक बड़ा मेस रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा है। फॉर्मल टोन में वो सिटी के पॉलिटिकल और क्रिमिनल प्रॉब्लम्स की डिटेल्स बताता है। सब सुनकर आर्गस का जॉ टाइट हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि क्राइम एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। उसके दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो चलने लगता है, मल्टी आर्म्ड मॉन्स्टर्स सिटी की पीस तोड़ते हुए। लेकिन वो पैनिक नहीं करता। इंस्टेड वो एक कोल्ड प्लान सोचता है। उसकी सस्पिशन जाकर रुकती है हार्नेस एकेडमी पर, एक फॉरबिडन एरिया जहां ब्लैक मैजिक और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। आर्गस डिसाइड करता है कि उसे खुद अंडर कवर जाकर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिना कैवलरी को इन्वॉल्व किए। दूसरी तरफ डस्टी रोड पर जिन 3 बच्चों के साथ कैपिटल की तरफ चल रहा था, वो रिलैक्स टोन में उन्हें बताता है कि कैपिटल में सब अरेंज हो चुका है और सबको जगह मिल जाएगी। फिर वो ब्लू हेड लड़की को थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहता है कि अगर बिग सिटी में सर्वाइव करना है तो लेटर्स और नंबर्स ज़रूर सीखना पड़ेगा। मोटिवेटेड होकर लड़की एक वाइट स्माइल देती है और प्रॉमिस करती है कि वो जिन को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तभी हकामा के ईयर्स सडनली ट्विच करते हैं। वो हिल के टॉप पर दौड़कर सबको बुलाती है। जिन हिल पर पहुंचकर डीप ब्रेथ लेता है। उसके सामने एक मजेस्टिक मेगा सिटी का व्यू खुल जाता है। जाइगैंटिक वैली में फैली हुई रॉयल कैपिटल, इन्फिनिट वॉल्स, सेंटर में ह्यूज पैलेस विथ टावर्स और होराइजन तक फैली हुई रूफटॉप्स का समुद्र। क्लाउड्स के नीचे चमकती हुई वो सिटी देखकर लगता था ये सिर्फ एक कैपिटल नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हार्ट है। शहर के बड़े गेट्स खुलते ही मॉडर्न सिविलाइजेशन का सीन सामने आ जाता है और जंगल से आए बच्चे तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, इतनी कलरफुल और लाइवली भीड़ देखकर। सड़कों पर तेज भागते कार्ट्स को देखकर जिन हल्की सी स्माइल करता है, जैसे उसे शहर की अफरा तफरी और पैसों की स्मेल अच्छी तरह समझ आ रही हो। फैंसी शॉप्स की तरफ इशारा करते हुए हकामा अपनी दादी की बात रिपीट करती है कि पूरा किंगडम इसी जगह के अराउंड घूमता है। यहां तक कि दूर जंगल तक भी कोडामा के महंगे सिल्क फैब्रिक्स की कहानियां पहुंच जाती हैं।
जिन को कैंप फायर के पास सुनी हुई बातें याद आ जाती हैं। वो मानता है कि बुद्धि औरत ने सच में कोडामा के फैब्रिक्स का जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट किया था, वो भी जंगल के बीच। मार्केट में चारों तरफ देखते हुए प्लैटिनम हेड जिन हर रंग, हर स्टॉल को ऑब्जर्व करता है, जैसे किसी प्रेशर कुकर को देख रहा हो जो कभी भी फट सकता है। भीड़ में अलग अलग रेसेस के लोग एक ही जगह पर साथ घूम रहे हैं, जो उसे और क्यूरियस बना देता है। तभी छोटी ब्लू हेड हकामा उसका कोट खींचती है और दूर से चमकते सिल्क की तरफ इशारा करती है। शहर का पीसफुल एटमॉस्फेयर देखकर जिन सोचता है कि कैपिटल की सड़कों पर किंगडम के लॉज काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन उसकी डार्क इंट्यूशन तुरंत सिग्नल देती है कि सरफेस के नीचे करप्शन जहर की तरह फैला हुआ होगा। सीन अचानक शिफ्ट होता है एक अंधेरी गली में, जहां कुछ अजीब लोग शहर की शांति खराब करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जिन सड़क पर नजर रखते हुए गहरी सांस लेता है, सोचता है कि हर जमाने में अपने विलन्स पैदा हो ही जाते हैं, चाहे सोसाइटी कितनी भी इंप्रूव हो जाए। बातें बदलते हुए वो हकामा से पूछता है, अकेडमी का एडमिशन टेस्ट कब है? हकामा अपनी उंगलियों पर काउंट करके कहती है, बस 3 दिन बाकी हैं और इतने कम टाइम में बुक्स पढ़ना मुश्किल होगा। तभी एक अमीर ब्लॉन्ड लड़की पास से गुजरती है और ताना मारते हुए कहती है कि यहाँ इंफीरियर मिक्स्ड ब्रीड लोगों से टकराना कितना अनोइंग है। ग्रुप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक बड़े ब्रिक एंड वुड इन पर पहुंचते हैं। रूम मिलते ही 2 बच्चे सॉफ्ट बेड पर कूद पड़ते हैं, जैसे सालों बाद क्लीन शीट्स देख रहे हों। विंडो के पास खड़े होकर जिन अपने शोल्डर्स रिलैक्स करता है। खुश है कि इतना लंबा सफर करके भी उसने बच्चों को जंगल में मरने नहीं दिया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो छोटी पाउच हिलाता है और महसूस करता है कि पैसा तेज स्पीड से कम हो रहा है। ब्लू हेड लड़की सीधा बोल देती है, गिल्ड का रिवॉर्ड इस महंगी सिटी में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जिन सीरियस होकर कहता है, हमें जल्द ही तुम दोनों को एनरोल करवाना होगा और मुझे कोई अच्छा काम ढूंढना पड़ेगा। उसके दिमाग में प्लान वापस आता है। मैजिक अकेडमी में घुसना ही विलन तक पहुंचने का बेस्ट तरीका है। लेकिन कैप्टन आर्गस की वार्निंग याद आती है कि अकेडमी नाइट्स से भी ज्यादा सिक्योर है। इसलिए वो हकामा से पूछता है, रिटन एग्जाम पास करने का नॉर्मल तरीका क्या होता है? हकामा तुरंत जवाब देती है, रिच लोग महंगे ट्यूटर्स रखते हैं और गरीब लोग रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। फ्री ऑप्शन सुनते ही जिन एक्साइटेड हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि रात भर बुक्स पढ़कर नए सिविलाइजेशन और हिस्ट्री सब समझ लेगा। लेकिन ट्राइबल लड़की तुरंत सच बता देती है, हमारे गांव को मेरी स्टडी बुक्स के लिए फंड रेजर करना पड़ा था। जिन शॉक हो जाता है, बेसिक नॉलेज भी इतना महंगा? हकामा सीधा बोलती है, कैपिटल में एक छोटा पैम्फलेट पढ़ना भी सिर्फ नोबल्स और रिच लोगों का प्रिविलेज है। सिस्टम की ब्यूरोक्रेसी देखकर जिन चेयर पर गिर जाता है, सोचता है पैसा कहां से लाए। तभी लड़की प्रैक्टिकल आइडिया देती है, लाइब्रेरी में कुछ फ्री विंग्स भी हैं, बस वहां की खामोशी और ठंडी जगह बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये सुनते ही जिन के अंदर होप की चिंगारी जल उठती है। वो प्लान करता है कि एनसाइक्लोपीडियाज पढ़कर नए सिविलाइजेशन के डेंजर्स और हिस्ट्री सब समझ लेगा। लेकिन उसका प्लान एकदम टूट जाता है जब गिल्ड की हॉर्न रिसेप्शनिस्ट नर्वस हंसी के साथ बताती है कि लाइब्रेरी के रेयर बुक्स गवर्नमेंट की हैवी सिक्योरिटी में रखे गए हैं। और लास्ट ब्लो देते हुए वो कहती है, सिर्फ अकेडमी के वीआईपी स्टूडेंट्स और रॉयल नोबल्स को ही उन शेल्फ्स तक एक्सेस मिलता है। जिन हल्का सा हंस पड़ता है, जिंदगी भी क्या आयरनी है, जब मुझे बुक्स की सबसे ज्यादा जरूरत है तभी मुझे उन्हें छूने की इजाजत नहीं। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि थोड़ा बहुत नया अल्फाबेट उसने सीख लिया है और मिस्टीरियस एकेडमी ही उसकी नेक्स्ट स्टेप होगी, ताकि वो इस करप्टेड किंगडम का सच बाहर ला सके। गली के बीच में खड़े होकर जिन अपने हाथ फोल्ड करता है और पूछता है, तो अब अगला स्टेप क्या है? तभी अंधेरे बैकग्राउंड में एक अजीब सा शैडो हिलता है, जो चुपके से उनकी मूवमेंट्स देख रहा होता है। एक ठग तुरंत पहचान लेता है और बोल पड़ता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कल यहाँ पंगा शुरू किया था और अब वो लोग सस्ती सी बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अचानक एक गुंडा जिन का रास्ता रोक लेता है, बच्चों के सामने ही बात करने का ड्रामा करते हुए। बच्चे ऑलरेडी टेंस हो जाते हैं, रेडी रहते हैं अगर फाइट ज्यादा डेंजरस हो गई तो भागने के लिए। लेकिन कोई बकवास डायलॉग होने से पहले ही डॉग ईयर्ड बैंडिट अचानक आगे झपटता है और पूरी ताकत से जिन के फेस पर पंच मारने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि एक ही सरप्राइज ब्लो में प्लैटिनम हेड आदमी को गिरा देगा, मगर जिन बिल्कुल कॉन्क्रीट वॉल की तरह खड़ा रहता है। वो उसका गंदा पंच हवा में ही पकड़ लेता है, जैसे कोई सुबह स्ट्रेच कर रहा हो। चेहरे पर एक डरावनी स्माइल के साथ जिन उसका हाथ ट्विस्ट करता है और ताना मारते हुए बोलता है, मुझे लगा था कैपिटल की स्ट्रीट्स मिलिट्री फोर्ट्रेस जैसी सिक्योर होंगी।
अब बैंडिट घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ जाती हैं। उसे तब समझ आता है कि गलत इंसान से पंगा ले लिया। तभी पीछे खड़ा एक और कावर्ड फायर मैजिक प्रिपेयर करता है, सीधा जिन को जलाने के लिए, वो भी लोगों से भरी सिटी स्ट्रीट के बीच। जिन तुरंत अपनी बॉडी घुमाकर पहले पंच से फ्री हो जाता है और उसकी डार्क कोट पर आग की ऑरेंज लाइट चमकने लगती है। अगले ही सेकंड मैजिक एक्सप्लोड होता है। बड़ी फ्लेम्स छतों तक उछल जाती हैं और धूल हवा में भर जाती है। पीछे खड़ी ट्राइबल लड़की डर के मारे कांपने लगती है। वेयरवुल्फ ठग पागल हंसी में बोलता है, रिफ्लेक्सेस बुरे नहीं है, पहला अटैक सर्वाइव कर लिया तुमने। जिन इरिटेट होकर भौं चढ़ा लेता है और बोलता है, तुम लोग इतनी बड़ी फायर पावर कैपिटल के बीच में चला रहे हो और रॉयल पुलिस का डर भी नहीं। फिर वो शोल्डर्स उठाकर पूछता है, वैसे किस फ्रस्ट्रेटेड बिग शॉट ने तुम्हें भेजा है मुझे खत्म करने? ठग्स की रिएक्शन देखकर जिन को सब समझ आ जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है कि उसकी प्रेजेंस ने शायद शहर की करप्ट नोबिलिटी के हॉर्नेट्स नेस्ट को हिला दिया है। ठंडी आवाज में कहता है, अपने पैक लीडर को बोलना, अगर मुझे फेस करना है तो अगली बार कोई डिसेंट और केपेबल सोल्जर भेजे। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा होता है। जिन एक और कड़क वार्निंग देता है, मुझे मारने की कोशिश तभी करना जब उसके बाद होने वाले बुरे कॉन्सिक्वेंसेस संभालने की हिम्मत हो। ये सुनते ही फॉक्स ठग एक डरा हुआ बच्चा बन जाता है। वो रोकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है और दिल में सोचता है कि ये पतला सा आदमी असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेमन है जो ह्यूमन बनकर घूम रहा है। तभी अचानक एक औरत की तेज आवाज गली में गूंजती है, सब लोग वहीं रुक जाओ, रॉयल अरेस्ट। एक मिलिट्री स्क्वायर गुस्से में आगे बढ़ती है। वो चिल्लाती है कि इन स्ट्रीट ठग्स ने उसके छुट्टी वाले दिन ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। वो अपना स्पीयर जमीन पर जोर से मारती है और ऑर्डर देती है, सब लोग तुरंत खुद को सरेंडर करो वरना तुम सबको रॉयल कैवलरी के बेसमेंट में फेंक दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गली में पड़ी हुई पिटाई खाई बॉडीज पर पड़ती है, उसकी आंखें एकदम फैल जाती है। हर तरफ बेहोश गुंडे पड़े होते हैं, जैसे डिब्बे में बंद कैंड मीट हो जो कभी भी दफनाया जा सकता हो। फिर उसकी नज़र जिन के शांत चेहरे पर पड़ती है और अचानक उसे कल रात का कैंप फायर इंसिडेंट याद आ जाता है। वो शौक में उंगली दिखाकर चिल्लाती है, ये वही खतरनाक कंट्री बॉय है, कल रात कैंप फायर पर सबको डराने वाला। फिर से हंगामा देखकर पूरी गली जमा हो जाती है। लोग तमाशा देखने लगते हैं जब सैन्य अधिकारी जोर जोर से प्लैटिनम बालों वाले बचाने वाले पर चिल्लाती है और सबको समझाती है कि ये अजनबी आदमी शहर में आते ही मुसीबत बन गया है। पास खड़ा सिपाही घबराकर जोरदार घूंट भरता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि काले कपड़े वाला आदमी सिर्फ 3 पल में भारी भरकम गिरोह के गुंडों को गिरा चुका था। बिना पीछे हटे औरत बर्छी निकालकर आगे बढ़ती है और जिन पर इल्जाम लगाती है कि वो पैदाइशी लफंगा है। वो कहती है कि ये आदमी अभी शहर में कदम रखते ही छुपी हुई अमीर खानदान की गलियों में खूनी लड़ाई शुरू कर चुका है। गुस्से में वो उस मुसाफिर की जाति तक को बुरा भला कह देती है और कहती है कि उसकी घटिया आदत ही इस पूरे खूनी तमाशे की वजह है जिससे उसकी शांत बाजार की सैर बर्बाद हो गई थी। घेर लिए जाने पर जिन शांत आवाज में कहता है कि वो तो बस दूसरों के गुस्सों से बच रहा था। उसके मुताबिक वो सिर्फ अपनी जान बचाने का हक इस्तेमाल कर रहा था। तभी भीड़ में से एक नोबल सी छोटी लड़की आगे आती है और सच बोलती है कि काले कोट वाला आदमी तो बस पीछे से हुए कायर हमले से बच रहा था जो उस अंधेरी गली के गुंडों ने किया था। उसकी बात सुनकर सैन्य अधिकारी धीरे धीरे अपनी बर्छी नीचे कर देती है। वो देखती है कि पिटे हुए गुंडों ने पहचान वाले निशान वाले कपड़े पहने हुए हैं जो पहले भी कुछ अंधेरी लड़ाई झगड़ों में देखे गए थे। अब वो सख्त आवाज में कहती है कि तमाशा खत्म हो गया और गुंडों को पहचान लेती है। ये सब मशहूर और मजबूत हार्नेस जादू विद्यालय के बदतमीज छात्र हैं। थोड़ी शर्मिंदगी में वो धीरे से बोलती है, उम्मीद करती हुई कि कोई अमीर घर की लड़की इस चक्कर में ना हो। अपनी शर्म छुपाकर वो सिपाहियों को हुक्म देती है कि गुंडों को ले जाओ और प्लैटिनम बालों वाले आदमी से कहती है कि जो सुना उसे भूल जाओ। जिन हल्की मुस्कान के साथ साथ देता है और कहता है, लगता है पवित्र सैनिक गली की रखवाली में भी काफ़ी मेहनत करते हैं। लड़की तुरंत सफाई देती है कि वो तो बस शहर में कुछ खाने निकली थी और मौका देखकर व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर दी। फिर वो आंखें सिकोड़कर उस अजनबी को शक भरी नज़र से देखने लगती है। उसे लगता है कि पतला सा आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, क्योंकि विद्यालय के लड़के भी कमज़ोर नहीं होते। हमारे नायक ज्यादा ध्यान नहीं देते और बस अलविदा कहकर मुड़ जाते हैं। पीछे से सैन्य अधिकारी आवाज लगाती है कि राजधानी में और मुसीबत ना खड़ी करें। थोड़ी दूर जाकर जिन अचानक मुड़कर उस लड़की से कहता है कि वो उसे रास्ता दिखा दे एक खास जगह तक।
गांव के लड़के की इतनी हिम्मत देखकर सैन्य अधिकारी रास्ते में ही रुक जाती है, समझ नहीं पाती कि इतनी बड़ी गुजारिश क्यों की गई। दृश्य बदलता है। चांदनी में चमकता एक बहुत बड़ा शानदार महल दिखता है। ये था कैप्टन आर्गस का घर। अंदर बैठकर जिन सीधा बोलता है, मदद करोगे? प्लैटिनम बालों वाला मेहमान उस वादे की याद दिलाता है जो कच्ची सड़क पर कभी किया गया था। आर्गस कमरे में बैठे लोगों को देखकर हैरान होता है और पूछता है कि ये नए बच्चे कौन हैं। जिन कहता है कि सब कुछ बस एक इत्तेफाक था। कहानी सुनकर पैलेडिन को पता चलता है कि बच्चों को उन्हीं खतरनाक गुंडों के चंगुल से बचाया गया था जिनके बारे में उसने कभी चेतावनी दी थी। जब वो पूछता है कि गुंडों का क्या हुआ, तो जिन सीधा बोलता है कि उसने उन्हें बुरी तरह पीट दिया और बाकी को संघ के हवाले कर दिया। ये सुनकर कैप्टन अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि क्या ये पतला सा आदमी अकेला ही पूरे अपराधी अड्डा को मिटा आया। बातचीत बदलते हुए आर्गस पूछता है कि बच्चों को साथ क्यों लाया गया, क्योंकि शहर में उन्हें अनाथ और नीचा समझा जाता है। सीधा जवाब देते हुए जिन कहता है कि वो तो बस इन दोनों को कोई ईमानदार काम दिलाना चाहता है ताकि वो इस कठोर राजधानी में जी सकें। आर्गस कहता है कि मुसाफिर पर बच्चों की देखभाल का कोई फर्ज नहीं, लेकिन जिन उसे बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि ये उसका अपना तरीका है। अगर उसने बच्चों को बचाया है तो वो काम आधा छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा पूरा निभाएगा। उसकी बात सुनकर आर्गस और सैन्य सहायक प्रभावित नज़र से एक दूसरे को देखते हैं। बच्चे भी खुशी से चमक उठते हैं, जैसे उन्हें सबसे बड़ा सहारा मिल गया हो। आखिर आर्गस मान जाता है और बच्चों को महल में सेवक के रूप में रहने की इजाज़त दे देता है। दोनों भाई बहन खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कैप्टन एक शर्त रखता है। उंगली दिखाकर वो कहता है कि जिनको एक शिक्षक का काम संभालना पड़ेगा। ये सुनकर प्लैटिनम बालों वाला आदमी बिल्कुल हैरान रह जाता है। कुछ ही पल में बच्चे नए कपड़ों में तैयार होकर आ जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। योद्धा हाथ बांधकर उनके नए रूप की तारीफ करता है। दोनों बच्चे गहरा झुककर लॉर्ड आर्गस को धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो तुरंत कहता है कि इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। बातचीत खत्म करते हुए कैप्टन मुख्य घर प्रबंधक को चेतावनी देता है कि बच्चों के साथ उनकी जाति की वजह से कोई भेदभाव ना हो। घर के लोग उनका स्वागत करते हैं, जबकि हमारा नायक नए काम की तैयारी करता है। महल के लंबे रास्तों में चलते हुए जिन तुरंत समझ जाता है कि इस पढ़ाने वाले काम के पीछे कोई चाल है। वो सीधा पूछता है कि असली वजह क्या है। सच बोलते हुए आर्गस कहता है कि वो उसके गुजर चुके जीवन को नहीं जानता, लेकिन उसके अच्छे स्वभाव पर भरोसा करता है, एक खतरनाक काम के लिए। रात के अंधेरे में खड़ा भयानक हार्नेस जादू विद्यालय दिखता है। तब आर्गस सच बताता है, जिनको वहां छुपकर जासूस बनकर घुसना होगा। ये सुनकर जिनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो और जानकारी मांगता है। आर्गस बताता है कि पूरा देश अलग अलग ताकतों की लड़ाई का निशाना बन गया है और सब लोग सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनकर जिन तुरंत पूछता है, फिर राजा कहाँ है? बदकिस्मती से राजा मौत के बिस्तर पर पड़ा है, इतना बीमार कि राज्य संभाल ही नहीं पा रहा, और इसी वजह से गद्दी के लिए चुप चुप कर लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। हालात और ख़राब हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग जिन्हें ताज पर बिल्कुल हक नहीं, वो अजीब अजीब साजिश रचाकर देश को ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। गुस्से में अर्गस बताता है कि ये साजिशी लोग बाहर से आने वाले राक्षसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। जिन तुरंत बात समझ लेता है और सोचता है कि वो गंदा गुलाम व्यापारी सिर्फ बड़ी साजिश का छोटा हिस्सा था। कैप्टन भी मान लेता है और कहता है कि राजधानी के आसपास खतरा मंडरा रहा है और उन्हें जल्दी से असली गद्दारों को पकड़ना होगा। थोड़ी देर सोचकर जिन नतीजा निकालता है कि जादू विद्यालय ही सबसे ज्यादा शक के घेरे में है, और अर्गस उस बात पर हाँ में सिर हिलाता है। तभी अर्गस एक कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है कि वो एक ज़रूरी साथी से मिलवाने आए हैं। अंदर एक शानदार कमरा है। वहाँ बैठी लड़की को देखकर अर्गस बताता है कि ये लड़की विद्यालय के अंदर उनकी मार्गदर्शक होगी। सीधे बैठकर तीखी नज़र से देख रही लड़की का नाम है मिलिया, जो अर्गस की छोटी बहन है। थोड़ी अकड़ भरी आवाज़ में वो पूछती है कि ये गांव के लोग उसके कमरे में क्या कर रहे हैं। घमंड से नाक ऊंचा कर वो कहती है कि क्या उसका भाई सच में इतने बड़े काम को किसी नीचे जाति के लोगों के भरोसे छोड़ने वाला है। अर्गस उसकी बदतमीजी पर गुस्सा हो जाता है और तुरंत डांट कर कहता है कि मेहमान का सम्मान करो। लेकिन मिलिया भी पीछे नहीं हटती। वो कहती है कि गांव का लड़का तो ठीक है, लेकिन ये पतला काला आदमी इतने बड़े काम के लायक नहीं। शर्मिंदा होकर अर्गस जिन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसकी बहन की आदत थोड़ी ख़राब है। जिन हल्का सा मजाक करते हुए बोलता है कि बहादुर सैनिक भी कभी कभी पुराने सोच से भरे होते हैं। ये सुनकर मिलिया गुस्से में कुर्सी से खड़ी हो जाती है और ज़ोर से अपना पंखा बंद करती है। वो कहती है कि ये काम सिर्फ छुपकर देखना नहीं है, उसे सच में विद्यालय में पढ़ाना भी पड़ेगा, जैसे कोई असली गुरु। वो शक भरी नज़र से जिन को देखकर पूछती है कि क्या एक आम आदमी को इतना ज्ञान है कि वो ऊंचे दर्जे का जादू सिखा सके।
तभी छोटी आमा धीरे से हीरो के कोट को खींचकर फुसफुसाती है कि आपको तो अक्षर भी ठीक से नहीं आते। ये सुनकर हीरो के अंदर ही अंदर घबराहट मच जाती है। मिलिया समझ लेती है कि उसने बहस जीत ली और हाथ बांधकर कहती है कि ऐसे आदमी को रखना नामुमकिन है। तभी ट्राइबल लड़की आगे बढ़कर अपने गुरु की तरफ से बोलती है कि प्लैटिनम बालों वाला आदमी ऐसे राज जानता है जो यहाँ किसी को पता नहीं। उसकी बात सुनकर मिलिया कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। पीठ मोड़कर वो थोड़ा मान जाती है और कहती है कि कम से कम इस आदमी में इतनी ताकत है कि विद्यालय के शरारती बच्चों को संभाल सके। लेकिन वो सीधा जिन की आंखों में देखकर चेतावनी देती है कि अमीर घर के लड़कों को संभालना सिर्फ ताकत का काम नहीं होता। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुलता है और कुत्ता योद्धा सैनिक अंदर आ जाता है। वो सीधा बताता है कि गली में हंगामा करने वाले लड़के मिलिया के ही चेले थे। सिर पकड़कर अर्गस फिर माफ़ी मांगता है और कहता है कि बाद में अपनी बहन को अच्छी डांट पड़ेगी। हीरो बस चुप रहता है। अब मिलिया सीधा पूछती है कि ये पतला आदमी विद्यालय में क्या पढ़ाएगा। जिन शांत आवाज़ में जवाब देता है, आत्मिक जादू। अर्गस भी बताता है कि अभी तक के काम देखकर लगता है कि ये आदमी इस शक्ति का असली उस्ताद है। जिन ठंडे अंदाज में पूछता है कि पाठ पर किस हिस्से से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बुनियादी बातें ही काफ़ी हैं। तब व्यवस्था की रोशनी वाला पर्दा दिखाता है कि जादू के 4 स्तंभ होते हैं: चमक निकालना, जमाना और उपचार करना। और कहा जाता है कि अगर कोई इनमें से 2 भी सीख ले तो छात्र पास हो जाता है। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या बस इतना ही ज्ञान रह गया है आज के युग में। अर्गस उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि शायद ये गांव का लड़का ऐसे जादू जानता है जो आजकल कोई नहीं जानता। जिनको भी अचानक समझ आता है कि जंगल का वो चोर सरदार जिसके छोटे बिजली के झटके सबको डराते थे, आज के ज़माने के हिसाब से तो महान जादूगर था। ये सब देखकर हीरो हल्की मुस्कान देता है और सोचता है कि ये विद्यालय का स्तर तो बहुत ही कमज़ोर है। हाथ में ऊर्जा भरकर वो कसम खाता है कि जल्द ही इस सुस्त समझ की सोच उलट कर रख देगा। एक हफ्ते बाद दृश्य बदलता है। ऊपर से दिखता है बड़ा सा हार्नेस विद्यालय, जहां प्रवेश परीक्षा के दिन बहुत भीड़ लगी है। दरवाजे पर छात्र दौड़ रहे हैं, कागज जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये अमीर घर के बच्चों का सबसे कठिन विद्यालय है। एक कक्षा में छोटी आमा घबराकर अपना लिखित परीक्षा पत्र भर रही है, जो कुछ पढ़ा था उसे याद करने की कोशिश करते हुए। उधर हमारा प्लैटिनम बालों वाला नायक लंबे रास्तों से गुजरता हुआ चल रहा है, जैसे कोई बड़ा मेहमान हो। वो हल्की सी शिकायत करता है कि ये जगह बहुत बोर है। रास्ते में बात करते हुए एक सलाहकार बोलता है कि पवित्र सैनिकों का 7वां दल शायद बहुत व्यस्त होगा। अर्गस कहता है कि अब उनकी बारी आई है। जिन समझ नहीं पाता और पूछता है कि किस बात की बारी। कैप्टन शांत होकर बताता है कि हर साल सैनिक दल का एक सदस्य यहाँ विशेष शिक्षक बनकर आता है और इस साल उनकी बारी है। तभी एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी नाक से कोड़कर कहता है कि क्या ये पतला गांव का लड़का सच में इस काम के लायक है। जिन कुछ नहीं बोलता, बस एक तेज तिरछी नज़र उस आदमी पर डालता है। उस नज़र का दबाव महसूस करते ही सलाहकार घबराकर चुप हो जाता है और आगे कुछ नहीं कहता। जल्दी ही दोनों मुख्य दफ्तर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। मुलायम बालों वाला सलाहकार दरवाज़ा खोलकर कहता है कि अंदर आ जाइए। 2 बड़े दरवाजों के पार जाते ही उनका सामना होता है विद्यालय की मुखिया और बड़े अधिकारियों से, जो पहले से ही बैठकर औपचारिक बैठक का इंतजार कर रहे होते हैं। एक शानदार कुर्सी पर बैठी सफ़ेद बालों वाली वृद्ध महिला बिल्कुल सीधी और सख्त मुद्रा में बैठी है, जैसे पूरा विद्यालय वही चला रही हो। सैन्य मर्यादा रखते हुए आर्गस झुककर प्रणाम करता है और कहता है कि बहुत समय हो गया आपसे मिले। वृद्ध महिला मुस्कुराकर याद करती है कि उनकी आखिरी मुलाकात तब हुई थी जब आर्गस अपनी कक्षा का सबसे उत्तम छात्र बनकर निकला था। वो उसकी जल्दी सफलता की भी तारीफ करती है। विनय से आर्गस उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि उनकी मदद के लिए आभारी है। महिला तुरंत बोलती है कि ये उसका शिक्षक धर्म है। फिर वो बात का रूप बदलकर कहती है कि आजकल दीवारों के पीछे बहुत अफवाह चल रही है। सख्त नज़र से वो बोलती है कि राक्षसों से लड़ने के अलावा सैन्य लोग राजनीतिक साजिशों में भी घिरे हुए हैं। वो समझ सकती है कि सैन्य दल में लोग कम हैं और जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन वो चेतावनी देती है कि बाहरी मुश्किलें ये वजह नहीं बन सकती कि किसी भी आदमी के हाथ में विद्यालय दे दिया जाए। जिनको ऊपर से नीचे तक देखकर वो तीखी आवाज़ में पूछती है कि क्या सच में तुम इस अजीब आदमी को शिक्षक बनाना चाहते हो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नज़र पतले अजनबी पर टिक जाती है। जिन चुप रहता है। आर्गस सबको शांत रहने को कहता है और भरोसे से बोलता है कि ये मुसाफिर उसके सबसे अच्छे सैनिकों से भी ज़्यादा योग्य है। वो कहता है कि युद्ध कला में ये आदमी एक असली दानव जैसा शक्तिशाली है। गहरी सांस लेकर सफ़ेद बालों वाली महिला आंखें बंद करती है और कहती है कि अगर मेरा पुराना छात्र कह रहा है तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन तभी एक कुत्ता जाति का सलाहकार गुस्से से मेज़ पर हाथ पटकता है और चिल्लाता है कि ये फैसला बिल्कुल पागलपन है।
वो उंगली दिखाकर कहता है कि इस परंपरा वाले विद्यालय में कभी नीचे जाति का आदमी शिक्षक नहीं बना। गुस्से में वो चिल्लाता है कि पवित्र पद को ऐसे लोगों से गंदा नहीं किया जा सकता। हंगामे को देखकर वृद्ध महिला दूसरे मोटे सलाहकार से पूछती है कि उसका क्या विचार है। दाढ़ी को सहलाते हुए वो कहता है कि ये विद्यालय अमीर खानदानों के बच्चों का पालन घर है। अगर नीचे जन्म वाला आदमी पढ़ाएगा तो छात्रों और शिक्षकों में बगावत हो सकती है। सब बातें सुनकर मुखिया कहती है कि दिल से तो उसे भी ये विचार पसंद नहीं, लेकिन न्याय के लिए उसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। फिर वो सीधा जिन की तरफ मुड़कर कहती है कि अब तुम अपनी बात रखो। जिन तुरंत हाँ करता है। काले कोट वाला योद्धा एक कदम आगे बढ़ता है और शांत आवाज में बोलता है, मेरा नाम शिडो जिन है, कदमा नाम के दूर गांव से आया हूं। उसकी शांत और गरिमा भरी चाल देखकर वृद्ध महिला हैरान हो जाती है। इतनी बेइज्जती के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत है, लेकिन जिनकी आंखों में हल्का सा गुस्सा उभर आता है। वो कहता है कि एक बात साफ करनी है। सीधा सवाल पूछता है, क्या मुझे इसलिए अनुपयोगी माना जा रहा है क्योंकि मेरी जाति नीची है, या इसलिए कि आपको लगता है मेरे पास कौशल नहीं? महिला हंस पड़ती है और कहती है कि यहाँ सिर्फ शक्ति और हुनर की कीमत होती है। असली प्रतिभा सब पक्षपात मिटा देती है। जिन तुरंत कहता है कि उसे अपनी ताकत दिखाने का एक मौका दिया जाए। वृद्ध महिला तुरंत मान जाती है। फैसला होता है कि विद्यालय के आंगन में युद्ध परीक्षा होगी। थोड़ी देर बाद दृश्य बाहर का है। धूप में चमकता विद्यालय का विशाल परीक्षा मैदान। जिन और कुत्ता जाति का सलाहकार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सलाहकार घमंड से बोलता है कि आज दर्शक कम है क्योंकि प्रवेश परीक्षा चल रही है। वो हंसकर कहता है कि गांव का लड़का खुशकिस्मत है कि अमीर बच्चों के सामने बेइज्जती नहीं होगी। जिन चुप रहता है। ऊपर से मुखिया आवाज लगाती है कि युद्ध में सिर्फ आत्मिक जादू का इस्तेमाल होगा, तलवार नहीं। वो कहती है कि शिक्षक के लिए असली ताकत देखना जरूरी है। कुछ छात्र भी दूर से देखने लगते हैं और इस अजीब मुकाबले की बातें करते हैं। मिलिया हाथ बांधकर खड़ी है और कहती है कि उसने कभी इस कुत्ता शिक्षक को सच में लड़ते नहीं देखा। हमारे हीरो को ये सब बेकार तमाशा लग रहा है। तभी घमंडी सलाहकार हाथ में आग जमा करता है और चिल्लाता है, पहला हमला मेरा होगा। अगला पल एक बड़ा धमाका पूरे मैदान में धूल उड़ा देता है। आग का बड़ा गोला बीच में फट पड़ता है। दूर खड़े छात्र तालियां बजाते हैं। फिर वो आदमी दोनों हाथ उठाकर बिजली की आंधी चला देता है। पीली बिजली हवा में कड़कने लगती है। जिन शांत कदम से जमीन पर फिसलकर सब झटकों से बच जाता है। घमंडी आदमी और गुस्से में आग और बिजली दोनों मिलाकर हमला करता है। हंसकर वो कहता है कि तुम बस भागना जानते हो। फिर चिल्लाता है कि वो कभी इस विद्यालय का सबसे बड़ा छात्र था। लेकिन जिन बस थककर सांस छोड़ देता है। वो कहता है कि आत्मिक शक्ति धरती को ठीक करने के लिए बनी थी, इंसान को मरने के लिए नहीं। लेकिन अपनी क्षमता दिखाने के लिए वो युद्ध की मुद्रा बना लेता है। अगले पल उसके हाथ में गहरी नीली ऊर्जा जमा होने लगती है। छोटा सा अंधेरा गेंद बन जाता है, जैसे कोई छोटा सा ब्रह्मांड हो। वो शांत आवाज में कहता है, अब मेरी असली शक्ति का छोटा सा नमूना देख लो। अचानक हवा ठंडी हो जाती है। जमीन दरार पड़कर गरजती है और अगले ही पल वो घमंडी आदमी भारी दबाव से जमीन पर पटक दिया जाता है, जैसे किसी ने उसे अदृश्य पहाड़ के नीचे दबा दिया हो। उसका चेहरा सीधे मैदान की मिट्टी में घुस जाता है। दर्शक सन्न रह जाते हैं। मुखिया और सलाहकार दोनों डर से खड़े हो जाते हैं। आर्गस की रीढ़ की हड्डी तक सर्द लहर दौड़ जाती है। मिलिया भी अविश्वास से देखते रह जाती है। मिट्टी में दबा हुआ शिक्षक कांपते हुए पूछता है, ये कौन सा जादू है जिसने हवा में ही मेरी हड्डियां तोड़ दी? जिन उसके पास आकर ठंडी आवाज में कहता है, मैंने बस इस जगह की गुरुत्व शक्ति को थोड़ा सा बदल दिया। फिर हल्की डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, इस विद्यालय के छात्रों को ही नहीं, शिक्षकों को भी पुराने युग की असली अंधेरी शक्ति के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरीना का सामान्य नज़ारा देखते ही साफ दिख रहा है कि कितना भयानक नुकसान हुआ है। सख्त जमीन में वो अदृश्य ताकत एक अजीब सा विशाल गड्ढा खोद चुकी है। डर से पीला पड़ा सूट पहने भेड़िया ऊपर देखकर उस प्लैटिनम बालों वाले आदमी को घूरता है। काली जादुई ताकत का दबाव महसूस करते हुए ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा तक कुचल रही हो। एक तेज हरकत में जिन अपनी उंगलियां चटकाता है और उसी पल भारी जादुई बंधन टूट जाता है। तुरंत ही कुत्ते जैसा प्रोफेसर चारों हाथ पैरों पर गिर पड़ता है और हाँफते हुए हवा के लिए तड़पने लगता है। डर से पूरी तरह दबा हुआ वो हारा हुआ आदमी घबराकर चिल्लाता है और पूछता है कि उस अजनबी ने उसके ऊपर कैसी जादुई विद्या इस्तेमाल की। अपनी घायल अहंकार से भरा भेड़िया उंगली उठाकर हमारे नायक पर आरोप लगाता है कि उसने कोई गंदी चाल चली है।
क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खतरनाक आध्यात्मिक जादुई शक्ति कभी नहीं देखी। जरा भी धैर्य ना रखते हुए हमारा योद्धा उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कायर को उसकी जगह दिखा देता है। ताकत का ये प्रदर्शन देखकर धूसर बालों वाली प्रधानाध्यापिका अपना फैसला सुना देती है और कहती है कि नए शिक्षक की नियुक्ति अब पूरी तरह तय हो चुकी है। दर्शक दीर्घा में बैठी अमीर लड़की मीलिया और बाकी विद्यार्थियों के मुंह हैरानी से खुले रह जाते हैं। वे आपस में कहते हैं कि यह जरूर कोई बहुत दुर्लभ विशेष जादू रहा होगा। पूरी तरह स्तब्ध सुनहरे बालों वाली लड़की अपने साथियों से पूछती है कि क्या उन्होंने भी वही अजीब दृश्य देखा जो उसने अभी देखा। उस विचित्र शरीर रचना को देखकर वो हैरान होती है और सोचती है कि आखिर एक निचली जाति जैसा जीव इतनी पवित्र शक्ति कैसे रख सकता है, जबकि उसे आत्माओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। चौड़ी आंखों के साथ वो कुलीन लड़की ठंडे पसीने में भीग जाती है और उस अजीब घटना को समझने की कोशिश करती है जिसने उसकी दुनिया के सारे नियम तोड़ दिए। उधर जिन उस पिटे हुए प्रोफेसर से कहता है कि चुप हो जाओ और शांत हो जाओ, जबकि लड़की अपने मन में उस काले कोट वाले आदमी की असली पहचान पर सवाल उठाती रहती है। एक हफ्ते बाद दृश्य बदलता है और धूप में चमकता हुआ विशाल अकेडमी का किला दिखाई देता है, जहां इस जगह का असली उद्देश्य जल्द ही सामने आने वाला है। भरे हुए सभा भवन में उद्घाटन समारोह से साफ हो जाता है कि यहां असली लक्ष्य श्रेष्ठ योद्धाओं को तैयार करना है, जो आक्रमण करने वाले राक्षसों को कुचल सकें। बहुत सख्त स्वर में प्रधान अध्यापिका चेतावनी देती हैं कि जो कमजोर विद्यार्थी कठिन प्रशिक्षण सहन नहीं कर पाएंगे, उन्हें बिना जरा भी दया के बाहर निकाल दिया जाएगा। अपने हाथ में चमकते हुई जादुई छवि दिखाते हुए वो बूढ़ी महिला कसम खाती है कि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थियों को राजधानी के पवित्र रात्रि योद्धा दल में जगह मिलना लगभग निश्चित है। नए विद्यार्थियों की भीड़ की तरफ देखते हुए वो कहती हैं कि हर किसी का उज्जवल भविष्य सिर्फ उनकी अपनी ताकत और प्रतिभा पर निर्भर करता है। ऊपर के विशेष कक्ष में बैठे शिक्षक आपस में चर्चा करते हैं कि इस साल की कक्षा में आम परिवारों के बहुत से विद्यार्थी और बिना कुलीन खून वाले नए लोग हैं। अचानक एक हाथ अमीर लड़की मीलिया के चेहरे के सामने लहराता है और गंभीर समारोह के बीच उसका ध्यान खींच लेता है। बड़ी मुस्कान के साथ लाल बालों वाला शेर जैसा लड़का रेस उससे बात शुरू करता है और हैरान होता है कि वो यहाँ कैसे है, क्योंकि वो आम लोगों वाले कार्यक्रमों को अक्सर अनदेखा करती है। बिना समय गंवाए लड़की पलटकर ताना मारती है और कहती है कि ये छोटा शेर यहाँ सिर्फ पहचान बनाने और अमीर कुलीन विद्यार्थियों को खुश करने आया है। तभी लाल बालों वाला लड़का भौहें सिकोड़ता है और शिक्षकों के कक्ष के अंधेरे हिस्से में एक अजीब दृश्य देखता है। विश्वास न करते हुए वो पूछता है कि आखिर एक निचली जाति जैसा इंसान गुरु की कुर्सी पर कैसे बैठा है, और जल्द ही उसे पता चलता है कि प्लैटिनम बालों वाला आदमी नया शिक्षक है। ये सुनकर शेर जैसा लड़का जोर से चिल्ला पड़ता है और सुनहले बालों वाली लड़की मौका देखकर उससे उस दुबले काले कपड़े वाले आदमी के बारे में राय पूछती है। तेज पसीना बहाते हुए रेयस कुछ पल के लिए जम जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उस काले कोट वाली भयावह मौजूदगी के बारे में क्या कहे। बहुत गंभीर स्वर में मीलिया मानती है कि उसने पहले उसे एक घटिया प्राणी समझा था, लेकिन तुरंत निगलते हुए उसे उसकी कुचल देने वाली शक्ति याद आ जाती है। इन सब बातों से दूर जिन ऊपर से सभा भवन को देखता है और अकेडमी के विशाल आकार के बारे में सोचता है। वो अंदाजा लगाता है कि पूरे परिसर की जांच करने में कितनी बेहिसाब मेहनत लगेगी। विश्लेषण भरी नज़र से वो माहौल को परखता है और इस भ्रष्ट जादुई विद्यालय में अपने गुप्त अभियान के अगले कदम की योजना बनाता है। भरे हुए गलियारे के बीच हमारा नायक महसूस करता है कि टेढ़ी निगाहें उसकी पीठ पर जल रही हैं और वो तय करता है कि उसे तुरंत अपने ऊपर लगे निचली जाति वाले अपमान को मिटाना होगा। स्थिति से परेशान होकर वो बड़बड़ाता है कि छिपे हुए जांचकर्ता के समान दिखने के बजाय वो तो मुख्य सड़क के बीच खड़े मसखरे की तरह सबका ध्यान खींच रहा है। चुनौती को समझते हुए वो तय करता है कि पहला कदम इन घमंडी अमीर बच्चों का सम्मान हासिल करना होगा। विशाल गोलाकार कक्षा में मुख्य प्रोफेसर घोषणा करता है कि आध्यात्मिक जादू की कठिन पढ़ाई फिर से शुरू होने वाली है। वो कुलीन कक्षा को चेतावनी देता है कि नए विद्यार्थियों को हल्के में मत लो, लेकिन फिर व्यंग से कहता है कि ऐसे शब्द पुराने विद्यार्थियों को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगे। उसी समय कुत्ते जैसा प्रोफेसर दुष्ट मुस्कान के साथ कक्षा में प्रवेश करता है, जैसे वो जहर उगलने के इरादे से आया हो। खाली कुर्सियां देखकर वो शिकायत करता है और पूछता है कि क्या विद्यार्थियों की पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो गई है। दर्शक सीटों पर बैठी अमीर लड़की हाथ बांधकर आंखें घुमाती है और साफ कहती है कि वो तो यहाँ अपनी इच्छा के खिलाफ आई है। सूट पहना भेड़िया मन ही मन दुष्ट हंसी हंसता है और इकरार करता है कि उसने पूरे परिसर में झूठी अफवाहें फैलाईं ताकि अपने प्लैटिनम बालों वाले प्रतिद्वंदी की कक्षा खाली कर सके। पूरी तरह झूठ बोलते हुए वो देखता है कि जिन कमरे में प्रवेश कर रहा है और कहता है कि कक्षा इसलिए खाली हुई क्योंकि व्याख्यान एक अयोग्य आम आदमी देने वाला है। झूठी नम्रता दिखाते हुए भेड़िया मंच के पास जगह बनाता है और उस अजनबी को प्रोफेसर कहकर बुलाता है। फिर उससे कहता है कि यहाँ मौजूद कुछ लोगों के सामने अपना परिचय दे। शांत और अडिग हमारा योद्धा आगे बढ़ता है और अपना नाम शाजिन बताता है, वही गंभीर गंभीर मुद्रा बनाए रखते हुए।
सीधे मुद्दे पर आते हुए वो घोषणा करता है कि कुछ समय तक वो आध्यात्मिक जादू पढ़ाएगा और उम्मीद करता है कि इस दौरान सबका सहयोग अच्छा रहेगा। तभी छोटा लाल बालों वाला शेर अपने पैर मेज पर रख देता है और हंसते हुए पूछता है कि क्या ये दुबला आदमी सच में इतनी कठिन कक्षा संभाल सकता है। अपना संयम बनाए रखते हुए प्लैटिनम बालों वाला आदमी तेज नजर से जवाब देता है कि इसका उत्तर कक्षा को खुद कठिन तरीके से पता चल जाएगा। चुनाव खुला छोड़ते हुए जिन कहता है कि अगर कक्षा को यह सब बेकार लगता है तो दरवाजा वहीं है, लेकिन छोटा शेर इस चेतावनी पर हंस देता है। अपना स्वर बदलते हुए नायक एक सुनहरा नियम लागू करता है और कहता है कि किसी भी परिस्थिति में दूसरे लोगों के खिलाफ पवित्र शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अपने हाथ में नीली चमकती हुई गोल ऊर्जा बनाते हुए नया शिक्षक समझाता है कि आध्यात्मिक जादू का उपयोग उन विकृत राक्षसों की असंभव उपचार शक्ति को रोकने के लिए किया जाता है। दृश्य में दिखता है कि प्राचीन शक्ति का प्रहार होते ही एक विशाल विकराल दानव के हरे केंद्र को पिघला देता है। रणनीतिक समझाते हुए जिन बताता है कि ये जादू मनुष्यों की सामान्य उपचार शक्ति को नहीं रोकता, ये सिर्फ सामान्य चोटें देता है। फिर वो सवाल हवा में छोड़ देता है कि ऐसा क्यों है। अपनी चमकती मुट्ठी भींचकर वो खुद ही उत्तर देता है और कहता है कि ये हथियार प्राचीन समय में सिर्फ विशाल राक्षसों को कुचलने के लिए बनाया गया था। अपनी बात खत्म करने से पहले योद्धा अमीर लड़की मीलिया की ओर देखता है और नई पीढ़ी से विनती करता है कि इस पवित्र शक्ति के असली उद्देश्य को कभी भ्रष्ट न करें। अचानक एक बदनाम सी हंसी सन्नाटे को चीर देती है और भेड़िया प्रोफेसर प्लैटिनम बालों वाले आदमी को बेवकूफ कहता है। वो कहता है कि कच्ची ताकत के कोई नियम नहीं होते। अपने सिर पर हाथ रखते हुए छोटा खलनायक मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो तो इस कक्षा में सिर्फ नए शिक्षक का तमाशा देखने आया है, जो विद्यार्थियों को अपनी ही शक्ति इस्तेमाल करने से मना कर रहा है। नफरत भरे शब्द उगलते हुए वो कुत्ता प्रोफेसर अजनबी पर आरोप लगाता है कि वो असली लड़ाई में शर्मिंदा होने से डर रहा है, क्योंकि वो इतना कमजोर है कि एक चोट भी सह नहीं सकता। प्रोफेसर की बातों के साथ ही अमीर विद्यार्थी धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं और विशाल कक्षा के बीच हमारे नायक का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। इन घमंडी और बिगड़े हुए किशोरों से तंग आकर जिन एक गहरी सांस छोड़ता है। उसकी गर्दन के पीछे तेज सिरदर्द धड़कने लगता है। सूट पहने भेड़िए को घूरते हुए प्लैटिनम बालों वाला आदमी उसे चुनौती देता है कि वो यही मंच पर उसकी कथित कमजोरी साबित करके दिखाए। अचानक मिली इस चुनौती से प्रतिद्वंदी की आंखें फैल जाती हैं जब वो सुनता है कि अजनबी उसे अपनी सबसे ताकतवर जादुई शक्ति तैयार करने और जान से मारने के इरादे से वार करने को कह रहा है। खुले हाथों और व्यंग भरी मुस्कान के साथ जिन भारी कसम खाता है कि अगर कायर का हमला उसके शरीर से खून की एक भी बूंद निकाल दे तो वो हमेशा के लिए इस अकादमी से गायब हो जाएगा। चुनौती तुरंत स्वीकार करते हुए घमंडी प्रोफेसर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल जाती है। उसे लगता है कि आज का दिन उसी का है और उसका अहंकारी प्रतिद्वंदी तुरंत निकाल दिया जाएगा। अपने हाथ में बिजली का भाला बनाते हुए भेड़िया प्लैटिनम बालों वाले आदमी से कहता है कि बाद में पछताकर रोना मत, क्योंकि इस मूर्ख चुनौती से अब पीछे नहीं हट सकते। बिना हिले वहीं खड़ा रहता है जिन और वार का इंतजार करता है। उधर प्रधान अध्यापिका घबरा जाती है और चिल्लाकर उस पागल को रोकने को कहती है, इससे पहले कि पूरा कक्ष धूल में बदल जाए। पूरी तरह पागल होकर और विद्यार्थियों की सुरक्षा की परवाह किए बिना खलनायक पूरी ताकत से बिजली का भाला फेंक देता है और चिल्लाता है कि उसका दुश्मन इस वार का दर्द सह ले। रॉकेट की तरह तेज पीली चमक कमरे को पार करती हुई हमारे काले कोट वाले योद्धा के स्थिर चेहरे की ओर बढ़ती है। भयानक धमाके के साथ बिजली फट पड़ती है। काला धुआं पूरे मंच को ढक लेता है और लकड़ी की सीढ़ियों पर हर तरफ मलबा उड़ने लगता है। विनाश का ये दृश्य देखकर कायर भेड़िया संतोष से मुस्कुराता है। उसे लगता है कि उसने उस साहसी देहाती लड़के को राख बना दिया। अचानक धुएं को चीरती हुई काली रोशनी की तेज किरण निकलती है। वो विशाल बिजली के भाले को मोड़ देती है और दुश्मन की जादुई शक्ति को बीच में ही तोड़ देती है। घातक घूमते हथियार की तरह मुड़ा हुआ प्रहार कुत्ते प्रोफेसर के कान के पास से निकलता है और पीछे की दीवार को भयानक टक्कर से तोड़ देता है। लड़खड़ाते हुए और लगभग दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस करते हुए छोटा खलनायक सिहर उठता है। उसे समझ आ जाता है कि उस पागल से एक पल में मौत उसके गले को छू कर निकल गई थी। धूल के बीच से बिल्कुल सुरक्षित निकलते हुए और नीली चमकती आंखों के साथ हमारा नायक ठंडे स्वर में चेतावनी देता है कि अगर वो चाहता तो वही हमला सीधे उसके कायर चेहरे पर लौटा देता। अपनी उंगलियों पर षटकोण आकार की ढालें बनाते हुए प्लैटिनम बालों वाला आदमी कहता है कि इस अव्यवस्थित दुनिया में किसी को उसके बाहरी रूप से आंकना सीधे ताबूत में जाने का सबसे आसान रास्ता है। सदमे के बाद लाल बालों वाला छोटा शेर अपनी सीट पर जम जाता है। उसे उस जवाबी वार की सटीकता पर विश्वास ही नहीं होता और वो जोर से पूछता है कि क्या वो सच में उपचार जादू था। डरे हुए प्रोफेसर की तरफ देखते हुए जो डर से कांप रहा है, जिन शब्दों से पलटवार करता है,
वो उसे याद दिलाता है कि सुबह से उसने सिर्फ अपमान ही सुने हैं, लेकिन अभी उसने साबित कर दिया कि वो उससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। चमकती ऊर्जा अपने प्रतिद्वंदी की तरफ दिखाते हुए नायक अंतिम चेतावनी देता है और पूछता है कि अब उसे किस उपाधि से बुलाया जाना चाहिए। वो कहता है कि अगर गलत जवाब मिला तो वो ताकत से सही जवाब दिलाएगा। मंच पर खड़ा प्लाटिनम बालों वाला आदमी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ गुरु की मुद्रा बनाता है और खुद को प्रोफेसर कहता है। बिना समय गवाए वो पूछता है कि क्या कुत्ता प्रोफेसर आध्यात्मिक जादू को सक्रिय करने की असली शर्त जानता है। गंभीर नज़र से हमारा नायक तुरंत जवाब मांगता है और उसके मुंह पर यह भी कह देता है कि अभी कुछ पल पहले उसने उसे मारने की कोशिश की थी। पूरी तरह उलझा हुआ भेड़िया हकलाने लगता है और पूछता है कि क्या ये तरकीब बस लड़ाई के दौरान कल्पना पर निर्भर नहीं होती। अपनी बात दिखाने के लिए वो हाथ में आग की लौ बना लेता है और कहता है कि बस पवित्र शक्ति पर ध्यान लगाकर उसकी कल्पना करनी होती है। सीधे शब्दों में जिन मानता है कि कल्पना मदद करती है, लेकिन साफ कह देता है कि यही असली नियम नहीं है। अपनी नीली चमकती रोशनी बुलाते हुए योद्धा समझाता है कि नन्हे मैकेनिकल कणों को एक खास तरंग आवृत्ति मिलनी चाहिए। सामने वाले के हैरान चेहरे को देखकर हमारा नायक 8 मानसिक तरंगों के गुप्त अस्तित्व का खुलासा करता है। अदृश्य पट पर वो आग, बिजली, हवा और बर्फ जैसे सामान्य जादू लिखता है और कहता है कि पूरी कक्षा ये पहले से जानती है। लेकिन पूरा कक्ष स्तब्ध रह जाता है जब नया शिक्षक घोषणा करता है कि जादुई शक्तियों की सूची इससे कहीं बड़ी है। अद्भुत प्रदर्शन करते हुए वो अपनी हथेलियों में भारी गुरुत्व वाला काला भंवर बनाता है, फिर एक चकाचौंध दह देने वाली चमक पैदा करता है। भौतिक नियमों के साथ खेलते हुए काले कोट वाला आदमी वातावरण का दबाव वैसे ही बदलता है जैसे उसने बाहर की लड़ाई में किया था। अंत में एक बिल्कुल सटीक घनाकार ढाल बनती है जो यात्री के गंभीर चेहरे को रोशन कर देती है। पूरी तरह घबराकर सूट पहना भेड़िया चिल्लाता है और पूछता है कि क्या अजनबी एक साथ 8 प्रकार के जादू चला सकता है। व्यंग भरी मुस्कान के साथ जिन एक छोटी चमक पैदा करता है और समझाता है कि जैसे बिजली भाला बन गई थी, वैसे ही कल्पना ही जादू का रूप तय करती है। अपना हाथ बंद करते ही प्लैटिनम बालों वाला आदमी रोशनी बुझा देता है और प्रदर्शन खत्म कर देता है। क्षण भर में पूरे कक्ष का माहौल बदल जाता है। अधिकार भरे स्वर में काला प्रोफेसर पूरी कक्षा को असली पाठ शुरू करने के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद दृश्य बदलता है। डूबते सूरज की रोशनी में हमारा नायक संकरे गलियारों से अकेला चलता हुआ दिखाई देता है। गहरे विचारों में डूबा वो बड़बड़ाता है कि इस विशाल विद्यालय की जांच करना बिना किसी शक के बहुत कठिन काम है। हर जगह घूमते विद्यार्थियों की भीड़ परिसर के मुख्य हिस्सों में किसी भी चुपचाप खोज को लगभग असंभव बना देती है। रणनीति बदलने का निश्चय करते हुए यात्री किसी प्रतिबंधित जगह को ढूंढने पर ध्यान देता है। तभी अमीर लड़की उसके सामने आ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र सुनहरे बालों वाली लड़की से मिलती है, वो उसके चेहरे पर साफ दिख रही गहरी शंका को पहचान लेता है। बिना घुमाए मिलिया सीधे उसके सामने रुक जाती है और पूछती है कि इस छोटे नाटक के पीछे आखिर वो अजनबी है कौन। सपाट शब्दों में कुलीन लड़की कहती है कि वो कभी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। जिन आरोप मानते हुए हल्की व्यंग भरी मुस्कान देता है। बाहें बांधे लड़की कहती है कि किसी नीची जाति जैसा इंसान इतने आसानी से सभी जादुई तत्वों को नहीं संभाल सकता। मुलायम अंदाज में नायक जवाब देता है कि तरंग आवृत्ति बदलकर कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन लड़की उसे झूठ बोलना बंद करने को कहती है। तीखी बुद्धि के साथ सुनहरे बालों वाली लड़की पलटकर कहती है कि अगर ये सच होता, अगर ये इतना आसान होता तो पूरा विद्यालय हैरानी से मुंह खोले खड़ा नहीं रहता। अमीर लड़की को खुद से बात करते छोड़कर प्लैटिनम बालों वाला आदमी मुड़ जाता है और छात्रा को किसी शांत जगह पर बात करने के लिए बुलाता है। पीछे पीछे कुलीन लड़की उसके कदमों का पीछा करती है और उससे उन सवालों के सही जवाब मांगती है जो वो उससे छुपा रहा है। पूरी तरह मजाकिया अंदाज में जिन कहता है कि वो एक प्राचीन मनुष्य है जो 10 करोड़ साल तक सोया रहा, और ये सुनकर लड़की उसे मस्खरा कह देती है। इस पागल कहानी पर विश्वास न करते हुए मिलिया पूछती है कि उस आदिम युग में उसका काम क्या था। शांत स्वर में यात्री बताता है कि उसने बहुत से काम किए हैं, लेकिन उसका मुख्य काम सरकार के एक विशेष गुप्त एजेंट के रूप में था। जिज्ञासु सुनहरे बालों वाली लड़की उस सैन्य शब्द का मतलब अपने तरीके से समझती है और सोचती है कि वो ऐसा सैनिक होगा जो अपने देश के लिए खून और जान दोनों दे देता है। हल्की पुरानी यादों वाली नज़र के साथ प्लैटिनम बालों वाला आदमी उसकी बात मान लेता है और कसम खाता है कि अतीत के अराजक समय में उसने अनगिनत खलनायकों को हराया था। पुरानी यादों में दृश्य बदलता है, जहां सैनिक जिन विशेष युद्ध कवच पहनकर उन्नत तकनीक वाले ठिकानों पर हमले का नेतृत्व कर रहा है। गोलियों की बारिश और धमाकों के दृश्य साबित करते हैं कि वो योद्धा बारूद और खूनी लड़ाइयों के बीच जिया था। दिलचस्पी लेते हुए लड़की पूछती है कि इतना खतरनाक सैनिक आखिर नींद वाले कैप्सूल में कैसे पहुंच गया। छोटा सा जवाब आता है,
मैं असफल हो गया। बिना दोष छिपाए हमारा नायक मानता है कि सारे संघर्ष अकेले हल करने की उसकी घमंड भरी कोशिश ने पूरे ग्रह को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। स्मृति दृश्य में विशाल विकृत राक्षस शहरों को तबाह कर रहे हैं, जबकि वो पछताता है कि वो एक भी जीवन नहीं बचा सका। वर्तमान में लौटकर वो कहता है कि उसने शिक्षक बनने का फैसला इसलिए किया ताकि नई पीढ़ी की ढाल बन सके। लेकिन लड़की का कुलीन स्वभाव इस दुख भरी कहानी को स्वीकार नहीं करता। विषय बदलने के लिए सुनहरे बालों वाली लड़की पूछती है कि वे आखिर जा कहाँ रहे हैं। उसे जवाब मिलता है कि वो बस अकादमी की मार्गदर्शिका के रूप में अपना काम कर रही है। धीरे धीरे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा चरमराता है और पत्थर के गलियारे के अंत में एक अंधेरा और धूल से भरा कमरा दिखाई देता है। हैरान होकर मिलिया पूछती है कि ये गंदा सा कमरा क्या है। जिन बताता है कि ये शिक्षकों की पुरानी और भूली हुई सामान रखने की कोठरी है। तहखाने की दीवारों को ध्यान से देखते हुए प्लैटिनम बालों वाला आदमी आंखें सिकोड़ता है, क्योंकि उसे वातावरण में एक अजीब कंपन महसूस होता है। तुरंत हमारा नायक टूटी हुई किताबों की अलमारी के पास जाता है और सड़ी हुई लकड़ी के हर हिस्से को ध्यान से देखने लगता है। हवा की जादुई शक्ति से वो धूल को एक झटके में उड़ा देता है, जबकि मार्गदर्शक लड़की उसकी अजीब हरकतों पर सवाल उठाती है। किले का नक्शा हाथ में लेकर सुनहरे बालों वाली लड़की पत्थर की संरचना के बीच बने एक खाली और अजीब हिस्से की ओर इशारा करती है। संदेह भरी नजर से प्रोफेसर अलमारी पर रखा एक सजावटी टुकड़ा उठाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि छिपा हुआ रास्ता यहीं कहीं है। उसी क्षण भारी आवाज के साथ अंदरूनी पहिए घूमते हैं और पूरी किताबों की अलमारी एक तरफ खिसक जाती है, जिससे विद्यालय का छिपा हुआ रहस्य सामने आ जाता है। रहस्यमयी दरवाजे के सामने दोनों उस गुप्त गलियारे के अंधेरे को देखते हैं, जिसके बारे में ऊपर के अधिकारियों को भी कोई जानकारी नहीं थी। प्रभावित होकर मिलिया पूछती है कि उसने उस गंदगी और धूल के बीच सही बटन कैसे ढूंढ लिया। पुराने सजावटी टुकड़े पर उंगली रखते हुए नायक बताता है कि ये वस्तु बाकी सब चीजों से ज्यादा साफ थी, जिससे साबित होता है कि कोई हर रात इस नकली हैंडल को घुमाता था। जैसे ही वो अंधेरे में कदम रखता है, हमारा नायक अमीर लड़की को दरवाजे पर पहरा देने को कहता है, लेकिन जिद्दी लड़की भी उसके साथ अंदर चली जाती है। मिशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिन उसे चेतावनी देता है कि उन अंधेरों में किसी विकृत राक्षस से टकराना जानलेवा हो सकता है। आत्मविश्वासी भरी सुनहरी बालों वाली लड़की गर्व से सीना फुलाती है और कहती है कि उसकी जादुई क्षमता उसके कप्तान भाइयों के बराबर है। हल्की मुस्कान के साथ योद्धा इस घमंडी प्रतिभाशाली लड़की को साथ चलने देता है और उस पर भरोसा कर लेता है। अनंत पत्थर की सीढ़ियों के बीच प्लैटिनम बालों वाला आदमी रोशनी पैदा करता है और हवा में तैरती हुई चमकती रोशनी का गोला बना देता है। अत्यधिक गहराई देखकर वो कहता है कि ये सुरंग तो मानो नरक तक जाती है। उसकी साथी उस रोशनी वाले जादू की तारीफ करती है। जगह के डरावने माहौल से घबराकर अमीर लड़की उस गलियारे को किसी काल्पनिक गेम के काल कोठरी जैसी जगह से तुलना करती है। फिर सुनहरी बालों वाली लड़की पूछताछ जारी रखती है और दुबले अजनबी के खलनायक शिकारी वाले अतीत पर फिर से सवाल उठाती है। तेज दिमाग से वो पूछती है कि क्या प्रोफेसर ने पहले ही विद्यालय में किसी संदिग्ध व्यक्ति को अपनी रात की तलाश के लिए चुन लिया है। थकी हुई सांस लेते हुए नायक मानता है कि उसके दिमाग में एक शक जरूर है, लेकिन वो सोचता है कि उनकी साझेदारी का पहला दिन ही लड़की बहुत ज्यादा जानकारी मांग रही है। अपने मन में हमारे नायक के सामने उस अच्छे स्वभाव वाले बिल्ली जैसे सलाहकार की छवि उभरती है और वो मन ही मन लॉर्ड रमान को मुख्य गद्दार मान लेता है। ये सुनकर मिलिया जिज्ञासा से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों सोचा। जिन सीधे कह देता है, वो मुलायम दिखने वाला आदमी दोस्ती का नाटक करता है, लेकिन उसके दिमाग के कोनों में खालीपन है। मानसिक व्यवहार को पढ़ते हुए प्लैटिनम बालों वाला आदमी कहता है कि वो मोटा आदमी किसी ऐसे मोहरे जैसा लगता है जिसे अपराध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हैरान होकर अमीर लड़की मानती है कि उसने तो पूरी साजिश का दोष उस बदनाम भेड़िए पर डाल दिया था, जिसे एरिना में बुरी तरह हराया गया था। इस बात पर योद्धा हंस पड़ता है और कुत्ता प्रोफेसर को तुरंत खारिज कर देता है। वो कहता है कि वो आदमी इतना मूर्ख और गुस्सैल है कि इतनी साफ सुथरी योजना बनाने के काबिल ही नहीं है। अचानक रास्ता खत्म हो जाता है और नायक हाथ उठाकर चुप रहने का संकेत देता है। भयानक सुरंग के अंत में जादुई रोशनी के नीचे दोनों एक विशाल और अजीब गुफा देखते हैं, जो कुलीन अकादमी की नींव के नीचे खोदी गई है। इस धराने काम को देखकर जिन हैरानी से पूछता है कि आखिर ये जगह क्या है। सुनहरी बालों वाली लड़की कांपते हाथ से आगे इशारा करती है। उसकी उंगली एक विशाल धातु संरचना की ओर उठती है। किस्मत के इस मोड़ से स्तब्ध यात्री की आंखें फैल जाती हैं। वो मानता है कि उसने इतनी जल्दी इस गुप्त अड्डे को खोज लेने की कभी उम्मीद नहीं की थी। उनके ठीक सामने प्राचीन दुनिया के छिपे रहस्यों की रक्षा करता हुआ एक विशाल मजबूत इस्पाती तिजोरी का दरवाजा खड़ा था।